सो आज करने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कभी भी वेक्टर को डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक करना, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कभी भी एक वेक्टर को ब्रेक करना इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो इसका सिंपल सा है हमारे पास, अगर छोटी सी डेफिनेशन लिखूं तो ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स। बात समझ आ गई? हम यहाँ पे 2 डायमेंशन की बात करने वाले। याद है मैंने कल तुम्हें एक चीज बताई थी, पोलर वेक्टर्स। चीजों को r और थीटा में ब्रेक करना इज कॉल्ड पोलर वेक्टर। वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय r एंड थीटा इज कॉल्ड पोलर वेक्टर। बताया था ऐसा कुछ, ठीक है? वैसे ही कुछ हम यहाँ पे भी करने वाले। मान लो हमारे पास ना एक वेक्टर है कुछ ऐसे, ये मैंने एक्सिस बना दी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड है a और ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ थीटा, ठीक है? आई होप वी हैव द क्लियर हो। हाँ, तो ये हमारे पास एंगल बना रहा है थीटा। क्या बता सकते हो, अगर मैं इस साइड को x बोल दूं, इसको y, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बे हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर x अपॉन में a, और कोस थीटा क्या हो जाएगा? y अपॉन में a। क्या बहुत तेज करा रहा? हाँ, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा यहां से? a साइन थीटा, और दूसरा कितना आ जाएगा? a cos थीटा। दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स। अगर ये a sin थीटा तो बताना इतना, ये कितना होगा? ये भी a sin थीटा ही होगा। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कभी भी एक वेक्टर को 2 पार्ट में तोड़ना हो तो हमारे पास ऐसे यूज करते हैं। बेटा बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि आज जो मैं एग्जांपल दिखाऊंगा ना, तो मैं 11 से स्टार्ट होकर +2 तक बता था कल, वैसे वाले एग्जांपल आ जाने वाले हैं। क्या कैसे आया बेटा? सिंपल ट्रायंगल में, तो ये हाइपोटेन्यूज, सॉरी ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ट्रिग्नोमेट्री यूज किया गया। ये a क्यों लिखा वेक्टर को तो a वेक्टर लेते थे, तो ये उसका मैग्नीट्यूड। अब तुम कहोगे मैग्नीट्यूड पे आपने वो तो लगाया नहीं ऐसे करके, है ना? तो या तो ऐसे लिख दो या फिर a लिख दो, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ गई? चलो यहां तक तो हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज पे आते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास ये है, नेक्स्ट चीज पे एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि अपना क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ बना लेते हैं। मान लो एक वेक्टर ये रहा a वेक्टर, एक ये रहा b वेक्टर, ये बना रहा है इधर से एंगल 30 डिग्री, ये वाला इधर से बना रहा है 30 डिग्री। मान लो कि इसको ब्रेक करते हैं वेक्टर में, इसको ब्रेक करते हैं कंपोनेंट्स में। अगर ये आ गया ना, एक ही मैथ का क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी फिजिक्स के। b का इधर कंपोनेंट कितना आता है? अच्छा एक सिंपल सी ट्रिक बताओ, थीटा के साथ वाला क्या होता है? cos थीटा। बात खत्म, दूसरे वाला साइन होएगा उसके परपेंडिकुलर। b का यहां कितना आएगा? b सीधा सीधा वैल्यू सीधा cos 30 √3/2। याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। यहाँ पे b sin 30, साइन कितना होता है? 1/2, सीधा b/2। बात समझ आ गई? a का बताओ, a का यहाँ कितना आएगा? a cos 30 या फिर √3a/2, और इसका ये कितना बनेगा? a/2। कोई दिक्कत, कोई पंगा? हाँ, तुम ये भी कह सकते थे कि अगर मेरे को इधर ही cos चाहिए तो बेटा यहां से 60 ले लेते हैं एंगल। बात समझ आ गई? लेकिन उतना हमने जाना नहीं है। मान लो अगर ये वेक्टर ऐसे होता तो, ये मान लो c वेक्टर, और यहां से बना रहा 45 डिग्री, बताना इधर नीचे की साइड, इधर की साइड कितना आएगा? cos, तो ये आ जाएगा a/√2, और इधर भी कितना आ जाएगा? a/√2। बात समझ में आ रही है क्या? मैं यहां पे भी लिखता जा रहा हूं और यहां भी लिख सकते हैं इसको a/√2, ठीक है? इधर कंपोनेंट आया cos थीटा, इधर क्या आता है? sin थीटा। मैं जनरली अगर तुम्हें लिख के बताऊं तो इन चारों को ना फटाफट ब्रेक कर लेते हैं। ये चारों को कर लेते हैं, इधर बनाते हैं थीटा, इसका इधर बनाते हैं थीटा, इधर बनाते हैं, इसका थीटा बना लेते हैं इधर। चलो आ जाओ करें। मान लो एक बॉडी है जो ये यहाँ पे सेंटर में पड़ी है और हम चारों मिलकर उसे मार रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन, है ना? ये फोर्सेस है F1 F2, यहाँ पे F3 F4। बेटा साथ में करेंगे लेकिन बढ़िया से। यहां पे F4 है तो इधर कितना आएगा? F4 cos थीटा, और इसके जस्ट यहां पे cos आ गया तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या आता है? F4 sin थीटा। दोबारा आ जाओ, F3 इधर आके cos थीटा, तो यहाँ पे F3 cos थीटा, और इसके इधर क्या होगा? F3 sin थीटा। चलो आ जाओ, इसका भी बताओ, F2 cos थीटा। बहुत अच्छे, कमाल। और इसमें सॉरी F2 का इधर F2 sin थीटा। F1 का बताओ यहाँ पे F1 sin थीटा। चलो आ जाओ,
अब ये बॉडी में तुम्हें अगर बोल दूं कि ये इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्सेस बैलेंस कर लेते हैं, मतलब बॉडी कहीं भी नहीं जा रही। इधर कितने फोर्स लग रहे हैं, इधर मेरे को लग रहा है F1 cos थीटा प्लस F4 cos थीटा, और उधर कौन कौन सा लग रहा है, F3 sin थीटा, F2 cos थीटा। ये फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों को बैलेंस कर दिया। बात समझ आ गई। ये बैलेंसिंग पे और भी बात करेंगे जब हम न्यूटन्स लॉ करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, F2 sin थीटा, F1 sin थीटा, और नीचे मेरे को दिख रहे हैं F4 sin थीटा और F3 cos थीटा। बेटा ये लो हमारे पास इक्वेशन बन गई 2, जो कि हमारे आगे काम भी आएंगे आगे आगे जाके। क्या यहां तक हमें कोई डाउट बचा है? ये हमारे पास मेन थ्योरी होती है रिजोल्यूशन की, तो कि मैथ वाली बात, अभी फिजिक्स नहीं आई कहीं पे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं अगर फिजिक्स की बात ही छिड़ी है तो। मान लो यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहां से एक इतना सही पॉइंट बताने वालों काम आएगा अपने। मान लो एक ब्लॉक है यहाँ पे, ये एंगल है थीटा, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, यहाँ लगता है नॉर्मल, और यहाँ क्या लगता है mg। बात समझ आ गई? तुम्हें पता है ये एंगल कितना होता है, हाँ ये एंगल कितना होता है थीटा, तो mg का यहाँ कंपोनेंट cos थीटा, और इधर कितना आता है sin थीटा। क्यों mg का लिया कंपोनेंट, n का क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। ऐसे भी तो कर सकते थे कि यहाँ पे एक लाइन डाल ली, ये भी एंगल थीटा, इसका n का इधर आएगा n cos थीटा, इधर आएगा n sin थीटा। mg की क्यों कंपोनेंट ली? क्योंकि वो मैंने कहा ना एक चीज सीखोगे यहाँ से बढ़िया वाली, अब आ गया यहाँ से एक चीज सीखेंगे, हमें सीखने को ये मिला mg के क्यों कंपोनेंट लिए, है ना। n के भी तो ले सकते थे, आता में करना कोई मुश्किल थोड़ी है, लेकिन mg के क्यों ले रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, इसमें ब्लॉक को नीचे कौन लाएगा, n या mg? एग्जैक्टली। तो मतलब जो चीज को मोशन में ला रहा हो या जिसका काम हो उसके कंपोनेंट लेते हैं। अभी और भी एग्जांपल दिखाऊंगा, क्योंकि एक एग्जांपल से नहीं ये क्लियर होगा। इसको नीचे कौन ला रहा था, mg, मतलब ग्रेविटी, इसीलिए मैं ग्रेविटी के कंपोनेंट लेता हूं। एक ग्रेविटी का कंपोनेंट होगा जो नॉर्मल को संभाल के रखेगा कि बॉडी उड़ नहीं जाए इससे, और दूसरा कंपोनेंट इधर आ जाएगा जो कि क्या करेगा, नीचे लेके आएगा इसको, mg sin थीटा। बात समझ में आ गई। एक ना तुम क्वेश्चन पढ़ोगे अपनी क्लास में, शायद तुमने पढ़ भी लिया, और तुम्हारे ना टीचर कभी तुमसे पूछेंगे व्हाट इज इजी, पुश और पुल। कैसा पूछा कभी टीचर ने? क्या चीज इजी होती है, किसी बॉडी को पुश करना या पुल करना? पुश करना। पुश करना, पुल करना, क्या चीज इजी होती है? मेरे से पूछा था टीचर ने, मैंने भी पुश बोला था, धक्का देना आसान है, खींचना मुश्किल है। बेटा पुल करना आसान है। अब बताता हूं क्यों, रीजन नहीं समझ आएगा जब तक हम इसको देखेंगे नहीं। मान लो ये बॉडी पड़ी हुई है, इसमें फोर्स लगा रहा हूं ऐसे F, बात समझ आ गई। दूसरी बॉडी पड़ी है जिसपे फोर्स लगा रहा हूं ऐसे F, ये हो गया पुश करना, इधर को धक्का दे रहा हूं। इसमें पुल कर रहा हूं तो रस्सी ऐसी तो होती, मान लो मैं ऐसे पकड़ के चल रहा हूं किसी को, अरे नहीं समझ पा रहेगा, ये बॉडी है उसमें से रस्सी बांध के अपने कंधे पे रख ली तो ऐसी तो खींचूंगा। बात समझ आ गई। तो ये है किसी एंगल पे, यहां पे F का इधर कितना कंपोनेंट आएगा, F cos थीटा, और ऊपर F sin थीटा। एक बात बताऊं क्या, ये जो F sin थीटा है ना, ये बॉडी को ना थोड़ा हल्का करने में हेल्प कर देगा, थोड़ा ऊपर उठा देगा। ऐसी होता है ना, कंधे पे जब किसी चीज को उठाते तो थोड़ी ऊपर हो जाती है, देखा, वो ये काम कर रहा है। आगे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, F cos थीटा, वो F से ज्यादा F से कम है, F से कम है। तो किसको क्या चीज आसान है, पुल करना आसान है। बेटा ये क्वेश्चन का ना रीजन नहीं कभी तुम्हें टीचर बताएंगे, वो पैराग्राफ में लिखा देंगे, हमारे काम का थोड़ी है वो पैराग्राफ। तो कभी भी तुमसे कोई पूछ लेना एक बॉडी पे मिनिमम फोर्स लगाना है मेरे को, तो मिनिमम फोर्स किस डायरेक्शन में हो सकता है, क्या वो हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा, या फिर किसी एंगल पे? बेटा मैं तो बोलूंगा किसी एंगल पे। जब भी मुझे किसी भी बॉडी पे कम से कम फोर्स लगाना है तो किसी एंगल पे फोर्स लगाओ। इस पे क्वेश्चन बनेंगे और मैं कराऊंगा भी। फिलहाल के लिए हमें तो कंपोनेंट सीखने थे। ये पुश और पुल वाली बात ना दोबारा आएगी जब मैं न्यूटन्स लॉ करूंगा, कराऊंगा तुम्हें, और तुमसे पूछूंगा कि बताओ विच इज इजी, पुश और पुल, तब तुम बताओगे कि पुल इजी है, तब मैं दोबारा रीजन पूछूंगा क्यों। तब तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि हमने सर एक बात सीखी थी कि एक कंपोनेंट आता ऊपर की साइड, एक कंपोनेंट आता आगे की साइड, मतलब फोर्स जो है वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक आगे की साइड और एक ऊपर की साइड। ऊपर वाला कंपोनेंट का क्या काम है, उसको हल्का करना बॉडी को, और आगे वाले का खींचना। अरे फोर्स दोनों F से तो कम ही है ना, तो मेरे पास कम फोर्स लग रहा है, यहाँ पे ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो दिस इज पुश एंड दिस इज पुल। यहां ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, यहां पे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक कंपोनेंट उसको हल्का कर देगा, एक कंपोनेंट उसको खींचने में हेल्प करेगा। आई रियली होप कि यहां तक क्लियर हो। उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है ये वाला बढ़िया थोड़ा सा, जॉब मैं कराने वाला। ये हमारे पास क्वेश्चन मैंने
न्यूटन लॉ से लिया है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि यहां पे एक थ्रेड से मैंने कोई पत्थर बांधा हुआ है कि ब्लॉक लटकाया हुआ है कुछ ऐसे, जिसका मास है m, कुछ ऐसे। फिलहाल के लिए इनिशियली इसमें टेंशन दी हुई है T1। इनिशियली टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T1। बेटा ये लिख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन बढ़िया है, अपने काम का है। इनिशियली द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T1 when the string is cut, when the horizontal string is cut, when the horizontal string is cut, the tension at the extreme position becomes T2। फाइंड T1 अपॉन T2। बेटा बढ़िया क्वेश्चन, साथ में सीखेंगे। कंपोनेंट का क्वेश्चन है, फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है अभी हमें कंपोनेंट सीखना है। और गलती करोगे यहां पे और गलती से सीखेंगे, गलती से सीखेंगे अपनी। चलो आ जाओ, करें। लिख लिया, जल्दी करो। हो गया, चलो आ जाओ। देखो इसमें क्या कहा हुआ है, जब ये स्ट्रिंग ऐसे ही पड़ी हुई है तो हमारे पास इसमें टेंशन दी हुई है T1। तो बात समझ आ गई हमें, T1। अब एक चीज ध्यान से बताओ, नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा mg, ये तो हमें पता था। ठीक है, यहां से मान लो इन्होंने एंगल दिया हुआ है थीटा। ठीक है, अब मेरे को बताओ किसके कंपोनेंट लूं, mg के या टेंशन के? काम किसका ज्यादा है, mg का या T1 टेंशन का? मेरे ख्याल से इस बार टेंशन काम में आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो पत्थर है इसको किसने रोक रखा है, टेंशन। टेंशन का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, फटाफट बताओ। T1 cos थीटा, और इधर कितना आएगा, T1 sin थीटा। हमें यहां से एक वैल्यू तो मिल गई, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब रुका हुआ है, तो हमें एक बात पता लग गई, T1 cos थीटा इज इक्वल टू mg। ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। दूसरा इसने क्या बोला कि मैंने जैसे ही स्ट्रिंग को कट कर दिया तो वो कुछ यहां पहुंच गया होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकता। जैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, सोच के देखो, 0। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता। अरे यहां पे आएगा तो 1 सेकंड, कुछ मिली सेकंड के लिए तो रुकेगा ना, तो वेलोसिटी खत्म। यहां पे वेलोसिटी बन गई 0। अब क्या फोर्स लग रहे होंगे, अब जानना है मुझे क्या फोर्स लग रहे होंगे। इस बार क्या होगा, नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा mg, और इधर कितना फोर्स लग रहा है T2। T2 इस बार कहा हुआ उसने, इस बार टेंशन क्या बन गई है T2। इस बार कंपोनेंट कैसे लूं, इसने कहा ये एंगल भी थीटा है, इस बार कंपोनेंट कैसे लूं, mg के लूं या फिर टेंशन के लूं? इस बार इसको mg खींच के लाएगा वापिस, सोच के देख लो। इस बार टेंशन का काम नहीं है, इस बार mg खींच के लाएगा। mg का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, mg cos थीटा, और इधर कितना आएगा, ये mg cos थीटा का काम क्या है, टेंशन को बैलेंस करना ताकि रस्सी टूट ना जाए। और ये mg sin थीटा का क्या काम है, इसको वापस लेके आना। हमें तो अभी इसने कह रखा कि यहीं पे है ये चीज, कहीं जा नहीं रही। तो कंपेयर करना, T2 कितना आ गया, mg cos थीटा। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो आ जाओ, फिर एक काम करते हैं, इनको दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमें T1 अपॉन T2 चाहिए। तो ये बन जाएगा T1 cos थीटा अपॉन T2 इज इक्वल टू mg अपॉन mg cos थीटा। बेटा बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, इजी नहीं था ये। mg से mg गया, T1 अपॉन T2 मुझे तो लग रहा है कि 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा विच इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। क्या तुम्हें पता है 1 अपॉन cos सीकेंट होता है? तुम्हारे सामने आंसर, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो यह हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसमें हमें एक और बात सीखने को मिला कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होते हैं।
अरे मैथ वाले से तो मैं करा ही देता, अभी एक और क्वेश्चन तो मैं बना के दे दूं कि यहाँ एक फोर्स लग रहा है, यहाँ एक फोर्स लग रहा है, सीख तो लिया, और क्या बताऊंगा मैं उसमें। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कोनिकल पेंडुलम। अभी कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? एक ऐसा पेंडुलम जो कोन बनाए, जैसे मेरा हाथ ऐसे ऐसे घुमाऊं अगर मैं, तो ये क्या बन जाएगा? कोन बना रहा है ना, कोन। ऐसे एक पेंडुलम भी होता है। पेंडुलम ऐसा पेंडुलम जो ऐसे ऐसे ना चले, इस बार ऐसे ऐसे घूमे, दैट इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। आ जाओ करते हैं साथ में। कोनिकल पेंडुलम ना कुछ ऐसे होता है हमारे पास, है तो वो भी पेंडुलम ही, लेकिन इस बार घूम ऐसे रहा, कोन में। बात समझ आ गई? ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा? टेंशन, क्योंकि रस्सी है तो टेंशन तो आएगी। नीचे mg, किसके कंपोनेंट लूं? mg के लूं या फिर मैं टेंशन के लूं? ये बताओ बस मुझे। mg टेंशन। बेटा वैसे तो मैं तुम्हें पूरी डिटेल में बताऊंगा, यहाँ पे काम mg का नहीं है। इस बार ऐसे गोल घूम रही है, नीचे नहीं आ रही। इस बार गोल घूम रही है, इस बार नीचे नहीं आ रही। बात समझ पा रहे हो? तो इस बार यहाँ पे टेंशन के कंपोनेंट लेने होंगे। t cos थीटा, मान रहे थीटा है, t cos थीटा, और यहाँ पे आएगा t sin थीटा। अब तुम कहोगे mg के क्यों नहीं लिया आपने, है ना? mg नीचे लाने का काम ही नहीं कर रहा है इस बार। इस बार सारा का सारा काम किस पे आ रहा है? इस बार टेंशन पे आ रहा है। जिसपे सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम डाल देते हो, उसके हमें कंपोनेंट लेने पड़ते हैं। तो यहां से बात सीख गए आप, किसके कंपोनेंट ले? हाँ, जनरली बताओ किसके कंपोनेंट लेने चाहिए? जिसका ज्यादा काम हो मोशन में, दैट उसके हमें हमेशा कंपोनेंट लेने पड़ते हैं। ये एग्जांपल जब भी तुम्हें रिवाइज करना होगा ना, वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मैं तो कह रहा हूं ये 4 एग्जांपल देख लेना जो मैंने लिखवाए। अगर तुमने ये 4 एग्जांपल से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तुमने प्रिपेयर कर लिया, या दोबारा कभी इसको देखने के लिए आए तो रिवाइज कर लिया ना बेटा, यहां से क्लियर हो जाएगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से हमें एक चीज सीखे हैं कि किसी भी वेक्टर को 2 कंपोनेंट में ब्रेक किया जा सकता है। जिसमें किस वेक्टर को ब्रेक करें ये कैसे पता लगेगा? जिसका काम ज्यादा है, ठीक है, जिसका काम ज्यादा है मोशन को लाने में, उसको हम ब्रेक कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? जरूरी नहीं हमेशा mg के कंपोनेंट होंगे, टेंशन के भी हो सकते हैं। यहां तक कुछ दिक्कत, कोई पंगा किसी को? चलो आ जाओ, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइंगल लो। तो एक काम करते हैं, इसमें से देखो कुछ नोट करने का है तो हाँ अब पूछ सकते हो। सर जैसे वो आपने कहा था mg cos थीटा इनको बैलेंस करता है, हाँ हाँ, तो मतलब ऊपर नहीं जाती बॉडी, तो जब हम इनको एन पोजीशन जो किसी चीज को घेरेंगे या बॉल को घेरेंगे तो टप्पा खाती है, उसमें कम ज्यादा होती है mg cos थीटा की वैल्यू। जब ऊपर जाएगी उसमें mg cos थीटा क्यों है? उसमें कंपोनेंट ही क्यों आएगा? नहीं, जैसे बिल्कुल यही चीज है ये वाली, हाँ, तो इसमें अगर ये एक टप्पा खाने लग जाए ऐसे ऐसे, तो मतलब mg cos थीटा की वैल्यू कम ज्यादा होती रहेगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, कम होती रहेगी, क्योंकि जितने जितने नीचे आते रहते हैं ना, ये मैं तुम्हें कोलिजन से पढ़ाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोलिजन समझाना पड़ेगा इसमें तुम्हें थोड़ा सा, दूसरा टॉपिक है। हाँ थोड़ा सा इसमें ना कोलिजन समझाना पड़ेगा। याद है मैंने कभी बताया था इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन, है ना? वो इन इलास्टिक कोलिजन की वजह से ना एनर्जी वेस्ट होती रहती है। अच्छा, वो एनर्जी वेस्ट होने की वजह से उसकी स्पीड भी स्लो होती रहती है और उसका एंगल भी चेंज होता रहता है। जब तुमने देखा होगा, मान लो मैंने ना बॉल यहां से ऐसे पकड़ के इस पे छोड़ दी तो टप्पा खा के सीधी सीधी ऊपर आएगी, है ना? और ये इंक्लाइंड प्लेन पे फेंकूंगा ना, टप्पा खा के ऐसे ऐसे जाएगी, थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी, है ना? वो इलास्टिक कोलिजन में आएगा, समझाएंगे। जैसे वो रोल करके भी जा सकते है, अगर ऊपर से छोड़े, हाँ रोल करके भी जा सकते हो। नीचे जाते जाते तो होने लग जाएगा, टप्पा तो खाएगी नहीं और अगर पत्थर की ऐसे- गोली ऐसे है। ऐसे छोड़े सिंपल, हाँ वैसे भी चल जाएगी। नहीं सिंपल तो ऐसे ही जाएगी ना लेट के, हाँ वो तो रोलिंग ऐसे ही फ्रिक्शन लग जाएगा उसमें। वो तो अलग चीज हो गई, ये कुछ और पूछ रहा हूँ। करें क्या हुआ? एंगल पे उठा दिया उसको बॉल को। कह रहा है ग्रुप बोल जा रही थी, वो पत्थर आ गया उसको उठा दी 60 डिग्री। क्वेश्चन बना रहे हैं। बेटा बनाएंगे ऐसे ऊपर पे टांग दी, हो गया? यस यस, ये तो हो ही गया हो। आज अपने पे ज्यादा नहीं है तो आराम से समझो, ज्यादा फास्ट करा रहा हूं तो बता देना। बस इसके बाद हमने सीखना है एडिशन। कुछ पूछना किसी को? हो गया। फिर एक सूखा कपड़ा भी देख, वहाँ पड़े रुमाल साफ है इस तरफ पड़ा है नीचे। पड़ा हुआ क्या? Yes, अलग ही स्ट्रगल चल रहा है हमारा।
है ना, बोर्ड से ही लड़ रहे हैं मतलब। कहाँ पर वो नीचे चले गया सब ऑफ कर देंगे। चलो करें चलो नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइंगल लो। बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज आपने काम की है, ठीक है। ट्राइंगल लो हमारे पास क्या होता है, जब भी कोई वेक्टर्स को हमें ऐड करना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्राइंगल लो। मान लो एक वेक्टर कुछ ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर, सही गलत? दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सही बनाया गलत? मेरे ख्याल से तो ऐसे इसको एक्सटेंड करते थे, ये होता था थीटा, याद आया कुछ? बहुत अच्छे। ये हमारे पास क्या है, थीटा। अगर मुझे ये वेक्टर दे रखा ए वेक्टर, ये दे रखा बी वेक्टर, अगर मुझे इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होता था तो मैं क्या करता था, इसकी टेल को और इसकी हेड को डायरेक्ट ज्वाइन कर दो, दैट इज द रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट का मतलब होता है उन दोनों का सम। बात समझ में आ गई? हाँ, ये भी कहते थे इसको शॉर्टेड डिस्टेंस, ऐसे भी कह सकते हैं, बट हम यहाँ पे सम यूज करेंगे, ठीक है। रिजल्टेंट का मतलब उसका टोटल इफेक्ट कितना है। चाहे तो तुम ए से बी, पहले ए जाओ फिर बी जाओ, या फिर डायरेक्ट आर पे चले जाओ, तो बात एक ही है। बात समझ आ गई यहां तक? तो ये हमारे पास, लेकिन इस रिजल्टेंट को निकालने कैसे? वैसे तो इसका प्रूफ भी है, कहोगे तो करा दूंगा, अपने काम का नहीं है, मैं तो डायरेक्ट यूज करूंगा। आर का फॉर्मूला होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जो कि हमने कल सीख लिया था। क्या आता है? मैं ऊटपटांग वेक्टर भी दे दूं तो क्या हमें पता है इसमें थीटा कौन से वाला होगा? यही वाला। सही बनाया? वो दूसरे वाला भी तो ले सकते थे, नहीं ले सकते। क्या क्यूटी लेते हैं, छोटे वाला लेते हैं, बहुत अच्छे। अगर मुझे यहाँ पे मान लो ये एंगल दे रखा है अल्फा, रिजल्टेंट और ए के बीच में, अल्फा कैसे निकालता हूं? इसका भी फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास, सॉरी यहां से आएगा, tan अल्फा हमारे पास होता है बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। बेटा याद रख लो, आईआईटी वाले नहीं पूछेंगे कि ये कहां से आया, डायरेक्ट यूज कर लो। वैसे अपने पे अल्फा का ज्यादा यूज नहीं होगा, रिजल्टेंट का ज्यादा यूज होगा। मान लो कभी भी मैं तुमसे पूछता हूं कि दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच में दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, बताओ उनका रिजल्टेंट क्या होगा? सीधा सीधा आंसर आना चाहिए आज के बाद, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बात समझ आ गई? मैं तो कह रहा इसकी भी ट्रिक बता देता हूं तुम्हें, जिसके बाद तुम्हें कभी दिक्कत ही ना आए, ठीक है। ऐसी ट्रिक मैं तुम्हें बताने वाला हूं। वो ट्रिक हमारे पास क्या है कि लिखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आने से पहले एक काम करते हैं, अपने पे ज्यादा इतना कुछ न्यू चीज नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। एक हमारे पास ना होता है पैरेललोग्राम लो, ऐसा कोई न्यू चीज नहीं है, बस इसी का ही ऐसे समझ लो टूथपेस्ट का न्यू ब्रांड। यहाँ पे हमने क्या यूज किया था? टूथपेस्ट में नमक। हाँ, ये टूथपेस्ट में थोड़ा नमक डाल दिया हमने, ठीक है। पैरेललोग्राम लो, मान लो ऊपर वाला कोलगेट, नीचे का पेप्सोडेंट, ठीक है। तो अब पेप्सोडेंट की बारी है। ये हमारे पास मान लो ए वेक्टर है, ये हमारे पास क्या है? बी वेक्टर है। इसमें क्या करते हैं पैरेललोग्राम लो में, इस वाले वेक्टर को ना यहां करके शिफ्ट करके यहां ले, क्या ये ऐसा बन जाएगा? है ना। अगर मैं ए को शिफ्ट करके लाता तो यहां आ जाता। हाँ, अरे ये लो यहां बन गया, ये ए वेक्टर वापिस थोड़ा सा शिफ्ट ही तो किया बस मैंने इसे, एंगल अभी भी ये थीटा रहा। इसका ये जो हमारे पास एरो आया, ये क्या है? रिजल्टेंट। अरे कोई न्यू चीज थोड़ी करी, ऊपर भी तो ये थी, एक वेक्टर ऐसे था, एक वेक्टर ऐसे था, बीच में से तो जाता रिजल्टेंट। लेकिन इस बार हमने थोड़ी सी हेल्प ले ली। ये क्या है? दिस इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम लो। मेरे हिसाब से तो कोई न्यू चीज नहीं है। क्या बता सकते हो इसमें आर का फॉर्मूला क्या होगा? अरे कुछ भी न्यू नहीं, वो जो ऊपर लिखा हुआ है। और यहाँ पे अल्फा कितना आएगा? ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ है। तो मैं क्यों कराऊं दो बार? बात समझ आ गई हमें। लेकिन अभी तो हम दो ही वेक्टर को जोड़ना सीख रहे हैं, जो कि अभी मल्टीपल वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं वो भी सीखेंगे धीरे धीरे। दो वेक्टर पे बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा ये है वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक एक भी बार तुम्हें ये वर्ड नहीं लिखवाया मैंने, अब लिखवा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर हमने रट लिया, हमारे दिमाग में बैठ गए कि आज के बाद मैं जब भी बोलूंगा ना, मुझे, मैं भूल जाऊं बेशक, जब भी मैं कहूं दो वेक्टर है उसके बीच में इतना एंगल है, तुम झट से बता देने चाहिए कि ये है उसका आंसर। बात समझ आ गई? इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये आता है, मान लो दो वेक्टर गिवन है जिनके बीच में एंगल क्या है? एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा। मान लो ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी। अगर इनके बीच में थीटा कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। तो सीधा रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद रखो, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी। बात खत्म हो गई। हम तो ये याद रखेंगे, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सीधा,
ठीक है, और रिजल्टेंट कहां से पास होगा? रिजल्टेंट बीच से। बस ये अभी बताऊंगा, इस पे वापस आऊंगा। अभी हम सोच रहे हैं बीच में से, है ना, अभी वापस आएंगे इसमें। सेकंड, मान लो हमारे पास थीटा कितना है, थीटा हमारे पास 0 डिग्री, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आने वाला है? रिजल्टेंट हमारे पास आता है a प्लस बी। ऐसा क्यों? एक वेक्टर यहां है, दूसरा भी तो यहां है, तभी तो 0 डिग्री एंगल है दोनों के बीच में, सिंपल प्लस कर दो। क्यों मेहनत करें फिर हम? तीसरा, क्या इनके प्रूफ भी करूं? नहीं सर, या प्रूफ कराने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अगर थीटा को तुम यहाँ पे 180 डाल दोगे इस फॉर्मूला में, तो आंसर हमारे पास आने वाला है a माइनस बी। अगर मान लो यहाँ पे एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्टेंट कितना आता है? a माइनस बी। अरे तुम्हें नहीं विश्वास हो रहा तो यहाँ पे डाल के देख लो। देखो पहले में 90 डाला तो ये गया cos 90 0, खत्म, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही लिखा है। दूसरे में थीटा कितना डालना है? 0, 0 डाल दो, cos 0 होता है 1, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो देखा हुआ लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर से रूट गया, क्या बच जाएगा? a प्लस बी, सही लिखा। cos 180 कितना होता है? -1, सेम लॉजिक, a माइनस बी आ जाएगा। बात समझ आ गई? मैं तो बता रहा, इनसे भी इंपॉर्टेंट तो अब लिखवाने वाला हूं चीज, जो कि है यहां पे लिखेंगे। मैं तो इसको 4th पॉइंट डाल के यहां पे लिखने वाला हूं, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल। बेटा ये है अपने काम का, मान लो ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इक्वल, और वो किसके इक्वल है? p के। अगर इन दोनों के बीच में एंगल हुआ 0 डिग्री, तो सीधा सीधा याद रखो रिजल्टेंट हमारे पास आने वाला है मैग्नीट्यूड एक सेकंड, अगर इसमें 0 हुआ तो हमारे पास आने वाला है 2p, याद रखने पड़ेंगे। डाल के देख लो, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, अरे एंगल तो 0 हो गया ना, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर को रूट से बाहर निकालो 2p। मैं तो कह रहा डायरेक्ट रख लो, और क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा चीज पूछी जाने वाली पता क्या? जब दो वेक्टर सेम होंगे। अभी एग्जांपल कराऊंगा, इतनी देर से मैं बोले जा रहा हूं कि 11 12 अभी आएंगे देखना एग्जांपल, ठीक है। अगर 0 डिग्री एंगल हुआ तो ये, अगर एंगल हो गया हमारे पास मान लो 60 डिग्री, अगर 60 डिग्री हुआ तो याद रखो डायरेक्ट √3, एक सेकंड, √3p, और थीटा अगर हमारे पास हो गया 90, तो हमारे पास आने वाला है √2p। अगर थीटा हमारे पास हो गया 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट आता है p। बेटा इंपॉर्टेंट, 120 वाला इंपॉर्टेंट। अगर थीटा हमारे पास आ गया 180, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? सोच के बताओ, एक इधर, सेम वेक्टर, 10 इधर लग रहा है, 10 इधर, 0, आंसर आ गया 0। मैं तो कह रहा है इसको लास्ट वाले को रट लो, बाकी कुछ ना करो, इसमें से लास्ट वाला रट लो, ये है सुपर ट्रिक। और देखना अभी तो तुम्हें ऐसे ही लग रहा होगा, इस एग्जांपल्स में देखना कैसे हम एकदम जोर जोर से करेंगे, स्पीड में एग्जांपल्स को। क्या चीज? क्या चीज? वो 3753 बेटा, वो तो ट्रिग्नोमेट्री के, अभी बता देता हूँ वो भी इसके बाद, इसको नोट कर लेते हैं। ये इसकी है ना सर, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल। हाँ ये इसके सारे केस उसके हैं, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ ये वाले लास्ट वाले रट लेंगे। कभी मैं बोल दूं 2 इक्वल वेक्टर, झट से बता देना, एंगल बताओ बस। हम मैंने वो क्यों लिखवाया 30 45 ये वो, अरे उनके है ही नहीं ऐसे फॉर्मूला, और ना वो ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर तुमने रट ली ना, सच बता रहा हूं, देखना स्पीड तुम्हारी कहां पहुंच जाएगी। कल मैं घर सोच रहा सारी ये 5 तो कैसे भी करें। कल हम सोच रहे थे कि वो एडिट वाला पार्ट, वो बीच वाला पार्ट बातों वाला एडिट कर देंगे, तो बहुत फायदा हो उससे। तो 1 घंटे 50 मिनट की वीडियो थी ना, बहुत फायदा हो। 45 की रह गई 5 मिनट कटा, 5 मिनट कटा सिर्फ, 1 घंटा 45 भी तो लग गया होगा फिर आपको, है टाइम भी तो काफी लगा होगा। टाइम काफी, वो 5 मिनट कटे हैं सिर्फ, मेरे तो 50 लगे। 1 घंटा लगता है यार, बहुत टाइम लगता है। एक तो काट दो ना, उसके बाद एक्सट्रैक्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है। सर अगर फोन के उससे डिवाइस से कर लो ना, जो उसमें 1 घंटा 50 मिनट नहीं है ऐसा कोई अपना मोबाइल में सॉफ्टवेयर। नहीं सर, अगर छोटी सी वीडियो को भी अगर अपने फोन से करना हो तो बहुत टाइम लग जाता है। बहुत टाइम लग जाता है बीच में काटने एंड्रॉइड में वीएम से कर लियो है। एंड्रॉइड में कर लियो क्या एक एप्लीकेशन है वीएम से कर लियो। बेटा उसमें 2 घंटे की वीडियो
वो एप्लीकेशन हाथ बैठ जोड़ जाएगा फोन और एप्लीकेशन दोनों। पता चले एक वीडियो करी उसके बाद फोन नहीं हो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। मोबाइल वाले ने भी हाथ जोड़ दिए। चलो जल्दी करते हैं। चलो करें? सर अभी नहीं। अरे जल्दी करो ना। कहाँ से ये तो लिख लिया होगा। बेटे लास्ट वाले केसेस कल रट के आना। मैं तो बता रहा पूरी, अगर तुमने ये भी याद रख लेना आधा कॉन्फिडेंस तो तुम्हें ऐसे ही आता रहेगा फालतू का। सच में मैं क्वेश्चन बाद में लिखूंगा तुम कहोगे रिजल्टेंट ही आ गया। देख लेना, कोई मजाक की बात नहीं है इसमें। लास्ट वाला मत करना, चौथा पॉइंट। बेटा ये चीजें आती है एक्सपीरियंस से, जो लास्ट वाला लिखा बुक में नहीं है। डायरेक्ट पता लग जाता है ना। डायरेक्ट बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट। सर ये अभी दिखाऊंगा तुम्हें एग्जांपल। पी का मतलब क्या है आपने? पी बटे n का मैग्नीट्यूड 60 का वैल्यू 60 की वैल्यू डाल √3/2 2 से 2 कट गया। डाल कर मतलब जैसे कि 60 घर बैठ के बनाइए, बिल्कुल ताजी तुम्हारे लिए। समझ नहीं आया कैसे मिली? इसे इस सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक सॉल्व करके दिखा दो, बाकी समझ जाएगा। ए और बी दोनों मान लो p के इक्वल है, उसको 5 के इक्वल है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस में 2p p cos 60, 2p का स्क्वायर प्लस में 2p का स्क्वायर cos 60, 3p का स्क्वायर √3p। अरे हम क्यों करें ऐसा, हम तो याद करेंगे डायरेक्ट। कर ली मैंने मेहनत। अच्छा ये प्लस था ना बढ़िया। ऐसी फालतू में मेहनत करवाता हूँ तुमसे, डायरेक्ट याद करो। हो गया? चलो बेटा अभी से मैंने अब कर दिया। रैंक सर कराए 2 मिनट रुकिए बस। चल वैसे लिखा ही रहा है। स्कूल में सर कह रहा हूँ पापा ने चीटिंग करी है। आगे वाले ने तो नहीं किया ना, पीछे वाले ने किया सर। ये तो पेज ही पेज गिरी जा रहे हैं आज। करें? चलो आ जाओ। एक काम करते हैं, बहुत देर हो गई मैथमेटिक्स पे, थोड़ी सी फिजिक्स समझ लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं ग्रेविटेशन का। ठीक है, एग्जांपल लिखते हैं ग्रेविटेशन। इसको यूज तो कर लेंगे, इसका यूज भी है, बस सीख ही जा रहे हैं ऐसे। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में हमारे पास मान लो एक मास यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक मास यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक मास यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इनके बीच में मान लो ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। मुझे बताना है यहाँ पे टोटल फोर्स कितना होगा। अच्छा, जिसको नहीं पता कॉन्सेप्ट भी समझा देते हैं साथ में। कॉन्सेप्ट ये होता है कि दो, कोई भी पूरे यूनिवर्स में दो मासेस हैं, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं अगर उनके बीच में r डिस्टेंस है, जिसका फॉर्मूला होता है g m अपॉन r स्क्वायर। जरूरी नहीं है मास सेम हो, मैंने तो वैसे ही ले लिया है ना, जरूरी नहीं है मास सेम हो। तो इनके बीच में ये फोर्स होता है, और ये फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव। पॉइंट ही मासेस लिए मैंने बोला ही नहीं है बड़े बड़े मासेस है। ठीक है, मैं कुछ बोल रहा था, मैं कह रहा था कि इसमें फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव रिपल्सिव। अट्रैक्टिव, बात समझ आ गई। इस पॉइंट पर अगर मैं देखना चाहूं तो फोर्स कैसे लग रहा होगा, मेरे को पता है ये वाला मास इसे अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला मास अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला मास अपनी तरफ खींचेगा। कितने फोर्स से? F फोर्स से, F फोर्स से, F फोर्स से। अब तुम कहोगे F से ही क्यों? मास सेम है। अगर मैं यहां पे भी M लिख दूं, बेटा डाउट, आपने बताया कि दोनों अट्रैक्ट करते हैं, दोनों चिपक क्यों जाते हैं? बेटा ये अभी मैथमेटिक्स का पार्ट ही नहीं है। मैथमेटिक्स का चाहे 9 बजनी चाहिए इसके लिए। ये वाला पार्ट काट देना। सर मतलब दोनों अगर अट्रैक्टिव फोर्स, ये वाला पार्ट कट होगा, बस बात खत्म हो गई। ग्रेविटेशन की बात में समझ ली। अच्छा तो ग्रेविटेशन ये पास क्यों चिपक जाती है? मैं एग्जांपल छोड़ दूं, ये पूछ रहा है ये पास पास क्यों चिपक जाती है? बेटा इतना फोर्स नहीं होता है जितना समझ रहे हो, बहुत है ना, इतना ज्यादा फोर्स नहीं है जितना समझ रहे हो, लेकिन फोर्स होता है। धीरे धीरे टाइम से। और भी तो फोर्सेस है ना। सर आप एग्जांपल करो। पहले मैं इसको बता के ही कराऊंगा। हाँ बता। सर जैसे कि हमारी अर्थ है, उनकी सर फोर्स मतलब लगता है, तो मून पास क्यों जाता है? सन भी तो है उससे बड़ा। अगर कहीं जब पास मिलेंगे तो क्या अगर मैं ये तुम्हें ग्रेविटेशन में समझाऊं तो ज्यादा नहीं अच्छा रहेगा? क्योंकि तो बाकी सारे फोर्सेस भी होते हैं उसमें।
बहुत सारे मून पे सन भी लगा, पता क्या होता है? planet भी लगा। अभी मैं तुम्हें मैथमेटिक्स में बता दूंगा ना तो तुम और कंफ्यूज हो जाओगे। जो सिखाने जा रहा हूँ सीखोगे ही। Gravitational chapter क्या? अभी याद है देखो 120 पे कितना आया था वो रिजल्टेंट कितना है? और इक्वल टू बी कितना है? और इक्वल टू बी इसलिए जिस टाइम पे जो सिखा रहा हूँ बेटा पक्का ग्रेविटेशन में सीख लेंगे। नहीं लेता है एग्जांपल तो कहता हूँ तेरे को कोई दिक्कत है? नहीं कोई एग्जांपल छोड़ दे देख रहा हूँ देख ले। देख रहा चलो आ जाओ वापिस Cut this part. काइंडली कट दिस पार्ट। चलो आ जाओ। तो हमारे पास ये कहानी थी, बीच में एक मास पड़ा हुआ है। ये कितना फोर्स लगाएगा हमें पता है, फोर्स का फॉर्मूला Gm² अपॉन R² लगाया था मैंने। M² कहां से आ गया? यहाँ भी मास था, यहाँ भी मास था, मैंने मास का स्क्वायर। इनके बीच में कितना लगेगा? Gm² अपॉन R²। इस पे कितना लगेगा? Gm² अपॉन R²। एक काम करते हैं, जो बीच वाला मास है इसे यहाँ बना लेते हैं। ऊपर मेरे को दिख रहा है F, यहाँ मेरे को दिख रहा है F, यहाँ भी मेरे को दिख रहा है F। क्या तुम बता सकते हो इसके बीच में कितना एंगल? 120। बहुत अच्छे। कितना? 120। कैसे पता लगा? क्योंकि टोटल होता है 360, 3 पार्ट में डिवाइड किया 120। एक सेकंड, समझ आया पक्का? हाँ। ये F बीच में एंगल कितना? 120। मैग्नीट्यूड सेम, एंगल 120। तो बताना कितना आता है? F। और कितना आता है? F। मतलब एक ही, वो देखो वहां पे लिखा ना, सिर्फ F आ जाएगा। और जो कि कहां से पास होगा? बीच में से। तो हमने ज्यादा बड़ा बना दिया, यहां से पास हो जाएगा F। एक ऊपर लग रहा है F, एक नीचे लग रहा है F। मेरे ख्याल से तो रिजल्टेंट इसका आ रहा है F नेट आ रहा है 0। नहीं विश्वास हो? अरे एक ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है, दोनों F तो 0 है ना। 10 न्यूटन यहाँ 10 न्यूटन यहाँ तो 0, F नेट 0। चलो मास भी इक्वल है सबके। हाँ बिल्कुल। जैसे मान लो तुम्हें अगर अभी भी नहीं विश्वास हुआ तो एक काम करते हैं, एक ना पेंटागन बना लेते हैं। ये हमने बना दिया एक पेंटागन। बताना इसके सेंटर में कितना फोर्स लग रहा होगा? रेगुलर पेंटागन है पहली बात तो ये। अच्छा बेटा कोई ऐसा बना देना रेगुलर पेंटागन तो विश्वास उड़ जाना चाहिए तुम्हारे सबसे। ऐसा भी बनाते हैं कि रेगुलर पेंटागन मंदिर जैसा? बेटा गलत है, ये रेगुलर नहीं होता, रेगुलर ये है। बात समझ आनी चाहिए, पांचों साइड इक्वल करनी। यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा? ये लगाएगा नीचे, ये वाला कहाँ लगाएगा? इधर। मैंने उल्टा क्यों लगाया? ये लगाएगा अपनी तरफ, ये लगाएगा अपनी तरफ, ये अपनी तरफ, और ये लगाएंगे अपनी तरफ, ये लगाएंगे अपनी तरफ। मैं तो बता रहा हूं, तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, लेकिन आंसर फिर से 0। मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, क्यों? ये तो सीधा काट दिया। यहां पे इसके बीच में कितना एंगल है बता सकते हो? 60 शायद। नहीं 60 क्यों? पॉइंट में आएगा कुछ। 1 2 3 4 5 पार्ट में ब्रेक करना है। 360 को 5 पार्ट में ब्रेक करना है। 75.2 लोग की पावर 2, लोग की पावर 2/3। बात ही खत्म हो गई ना। मैंने ऐसे ही बोल दिया, उसने भी ऐसे बोला। वो उसी का देख के तो मैं इंस्पायर हो गया बोला। बस तुम ये याद रखना कि जब भी कोई सिमेट्रिकल शेप में सेंटर में कोई चीज पड़ी हो तो उसमें रिजल्टेंट फोर्स कितना आता है? 0। बेटा सीधा सीधा याद रखो, जब भी कोई सिमेट्रिकल चीज हो उसके सेंटर में कोई चीज पड़ी हो तो हमारे पास रिजल्टेंट आता है 0 हमेशा। मैं एक काम करता हूं, तुम्हें ना एक न्यू कॉन्सेप्ट सिखाता हूं जो आज से पहले ना तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा अभी तक, क्योंकि 12th क्लास में, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब तुम कहोगे ये टीचर क्या करा रहा है? 12th का तो अभी पढ़ा भी नहीं, फिर भी कैसे? सिंपल छोटी सी बात सीख लेंगे, अपना काम हो जाएगा। सिंपल छोटी सी बात सीख लेंगे। यहां पे मान लो जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा भी हमारे पास क्या है? पॉजिटिव, वो एक दूसरे को करते हैं रिपेल। क्या ये चीज पता थी? मैं थोड़ी थोड़ी। नेगेटिव भी एक दूसरे को करते हैं रिपेल। पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट। इतनी सी बात जान लो बेटा, अपना काम हो जाएगा। इन दोनों के बीच में फोर्स पता कितना होता है? एकदम शॉक हो जाओगे फोर्स का फॉर्मूला देख के। ये होता है G की जगह आ जाता है K, Q1 Q2 अपॉन में R²। ये Q1 Q2 होते हैं चार्ज, वहां पे क्या होते थे? मास। वहां पे आता था G, यहाँ पे आ रहा है K। और बिल्कुल सेम भैया, देखो कितना अच्छा फॉर्मूला है ना, ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। इसको कहते हैं कूलम्स लॉ। जब तुम 12th क्लास में होगे पहला फॉर्मूला यही देखोगे, कूलम्स लॉ। पहले दूसरे दिन में ये पढ़ा दूंगा तुम्हें। बात समझ में आई? कुछ न्यू सीखने को मिला ना। एक काम करते हैं, यहां पे लेते हैं एग्जांपल। मान लो एक चार्ज पड़ा +Q, एक चार्ज यहां पे पड़ा -Q, एक यहां पे पड़ा हुआ -Q।
मेरे को बस इतना बता दो कि ये अगर L है, ये L है, ये L है, तो इस पे माइनस Q पे टोटल कितना फोर्स लग रहा होगा तो निकालना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलो आ जाओ साथ में करते हैं। कैसे निकालें? हाँ, अगर मैं माइनस Q पे तुमसे पूछना चाहूं, प्लस Q इसको क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट, रिपेल? अट्रैक्ट। इधर को लगाएगा फोर्स, ये इसको क्या कर रहा होगा? रिपेल। तो इधर को लगाएगा फोर्स। ये कितना एंगल है? 120 एंगल इसने भी लगाया होगा F फोर्स से, इसने भी लगाया होगा F फोर्स। F और 120 का एंगल रिजल्टेंट F। अरे आंसर आ गया, F नेट का आ गया। कोई मेहनत करनी पड़ी, वो खत्म भी होगा क्वेश्चन, है ना? और ये तो बच्चे परेशान हो जाते हैं इन क्वेश्चन से। एक और करें, एक और छोटा सा करते हैं। मान लो ये M मास, ये M मास, ये भी M मास, ग्रेविटेशन का करते हैं। मैं यहाँ पे चार्जेस का भी बना सकता हूँ, बिल्कुल सेम चैप्टर, जो ग्रेविटेशन वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं तो बता रहा, जब तुम्हें ग्रेविटेशन कराऊंगा ना तो तुम कहोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो ऐसी, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक कराऊंगा फिर ग्रेविटेशन कराऊंगा, थोड़ा मैं उल्टा कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है? ग्रेविटेशन अभी साथ नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद तुम कहोगे सारी तो अभी की थी चीजें, फिर से दोबारा रिपीट हो रही है। इसमें आ जाओ, इसमें मैं इस फोर्स पे इस मास पे इंटरेस्टेड हूँ फोर्स निकालने के लिए। ये वाला इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। थोड़ी देर के लिए उस वाले को भूल जाते हैं, अभी करेंगे उसको भी। ये दो, ये करेगा F से, ये करेगा F से। बताओ सेम सेम क्यों लिखा? वही तो आएगा, G(m)² मासेस सेम है। ये F दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल, रिजल्टेंट कितना आता है? √2F। कितना आता है? मेरे ख्याल से तो बीच में से भी पास हो जाएगा। एक बात मैं अभी भी भूल रहा हूं, मतलब रह रही है बतानी इन दोनों में केसेस में, अभी बताऊंगा। कहां से पास हो गया? बीच में से। कितना? √2F। ये कहां फोर्स लगाएगा? ये भी अपनी तरफ ही लगाएगा, और किस डायरेक्शन में? मेरे ख्याल से तो इसी डायरेक्शन में, है ना? इसी डायरेक्शन में। कितना फोर्स? F फोर्स। इन दोनों में एंगल कितना है? 0। और एंगल अगर 0 हो तो क्या होता है? हाँ, एंगल 0 होता है तो क्या वो सिंपल प्लस हो जाते हैं? आ जाओ सिंपल प्लस कर देते हैं। नेट फोर्स बताओ कितना आया? F प्लस √2F। F कॉमन लो, 1 प्लस √2। बेटा इसे हार्ड क्वेश्चन कहते हैं, ग्रेविटेशन का मुश्किल क्वेश्चन। क्या था मुश्किल इसमें? था कुछ मुश्किल? पक्का ना? सर आपकी पीटी आप क्वेश्चन दिख नहीं रहा था। तो बेटा थोड़ा इधर होके बैठ उधर इधर आ जाना, इधर भी नहीं या इधर बैठ जा साथ साथ, भाई हो। नहीं, ये सुना दे, कोरोना नहीं फैल रहा। बेटा ऐसे ऐसे डाउट नहीं क्लियर कर पाऊंगा मैं, इधर आ जा या कहीं बैठ जा। कट प्लीज कट दिस क्लिप। बेटा इतना ज्यादा काम मत बढ़ाओ मेरा। मैं तो सोचता हूँ कि वन फ्लो में हो जाए। काश हमारे पास में डिजिटल बोर्ड होता। इन फ्यूचर लेंगे, जल्दी लेंगे, मेहनत करेंगे बहुत सारे। डिजिटल बोर्ड पता है क्या होता है? वो देखो तुमने यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, इतना बड़ा LCD सी होती है। सर वो भी होना चाहिए। बेटा ये चीज मैं कट नहीं करूंगा। देखना आज हमारी डेट क्या? डेट देखो 8 डेट 2021। एक दिन यही क्लिप बेटा तुम वापस से देखोगे। यहाँ पर मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ और आज मैंने बोला है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा। डिजिटल बोर्ड क्या होता है? हम उस पर लिखते नेक्स्ट विंडो, फिर लिखना स्टार्ट, नेक्स्ट विंडो लिखना स्टार्ट, रब करने का काम ही खत्म। और डिजिटली उसको ही एंड में जाके यहाँ से PDF सेव कर ली। स्मार्ट क्लास टाइप मजेदार चीज, होलोग्राम वाला सिस्टम भी होना चाहिए। बढ़िया चीज ना। अरे कमी थोड़ी है इसमें, बस ये वीडियो याद रखना बेटा। ये बनाई थी हमने 8 तारीख 2021 दिसंबर की, वो भी ठीक है। चलो आ जाओ वापिस आते हैं अपना, हम बात कर रहे हैं इस पे। एक बार और समझते हैं इसको। इसने इसको अपनी तरफ खींचा F फोर्स से, इसने इसको अपनी तरफ खींचा F फोर्स से। क्यों? क्योंकि दोनों सेम मासेस थे। इन दोनों का रिजल्टेंट आता है √2F। कहां से पास होता है? बीच में से। इसने भी खींचा अपनी तरफ F, और यहां भी कितना लग रहा था? √2F। दोनों को सिंपल प्लस। क्यों सिंपल प्लस? 0 डिग्री एंगल, है ना? सेम डायरेक्शन में सिंपल प्लस। कुछ पूछना? सर फिर वो M भी लगाएगा ऐसे? अरे हम तो बात ही इसी की कर रहे हैं सर। हाँ, वो थर्ड वाले में और पहले वाले में डिस्टेंस ज्यादा नहीं है सर बाकियों से? डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम आएगी बाकी सबसे। वो √2F ही लगाएगा सर। वो नहीं, वही तो लगाएगा, वो तो हमने रिजल्टेंट निकाला है। वो डायगोनल लगाएगा ना, डायगोनल ही लगाएगा। डायगोनल में लगाएगा, डिस्टेंस ज्यादा। अच्छा तुम कहना चाह रहे हो, ठीक है।
कहाँ गया अपना कपड़ा? सही पकड़े। तुम ये कहना चाह रहे हो कि सही पकड़ा बेटा लड़के ने। यहाँ पे आया √2f, हाँ। ठीक है, क्योंकि इसमें f का फॉर्मूला हमारे पास था gm² अपॉन r²। अपॉन में r²। यहाँ पे कितना आएगा? ये फोर्स, डायगोनल। ये फोर्स आएगा gm² अपॉन में √2r का स्क्वायर। हाँ। बढ़िया पकड़ लिया भाई साहब, √2r का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इसे f' बोल देते हैं। तो अब आंसर क्या आएगा? f नेट f प्लस में f', सॉरी यहाँ पे आएगा √2f प्लस में f', जो भी आएगा आंसर। इसको एक बार फिर भी लिख देता हूं मैं। ये आ जाएगा √2gm² अपॉन r²। ये क्या बन जाएगा? gm² अपॉन r², और यहाँ पे 2r²। आंसर। अरे हमें आंसर से क्या लेना देना है ना। बस यहाँ पे छोटी सी हमने यहाँ पे एक चीज भूल गए थे कि यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास अलग होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं आता? हाँ, बहुत अच्छे। तो मैं एक बात बताना तुम्हें रह रहा था कि ये हमारे पास जो तुम्हें चीज बताई है मैंने अभी अभी, इसमें एक चीज रह गई। वो चीज इंपॉर्टेंट थी कि जो मैंने बाकी के तुम्हें केसेस लिखवाए ना, उसके साइड में एक नोट डाल लो, और नोट डाल के लिखो कि रिजल्टेंट इज क्लोज टू, इसका मतलब बताता हूं, रिजल्टेंट इज क्लोजर टू द लार्जर वेक्टर, लार्जर वेक्टर। और ये जो आखिर के केसेस बनाए हैं अलग, इसमें हम लिखेंगे रिजल्टेंट passes through the mid, बीच में से पास करता है। इनका मतलब समझो कि मान लो एक ये वेक्टर है 10 न्यूटन, एक ये वेक्टर है 20, एक ये वेक्टर है 20 न्यूटन। मान लो इनका रिजल्टेंट आया, तो रिजल्टेंट बीच में से पास होगा? नहीं, 20 के पास जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा है ना, तो इसके पास जाएगा। ये हमने सीखने को बात मिली। लेकिन जब भी दो सेम वेक्टर है, ये 10 ये 10, तो हमेशा वेक्टर कहां से जाएगा? बीच में से। बेटा जो भी रिजल्टेंट आएगा, इसका एंगल पता हो तो निकाल लेंगे, ठीक है। एक हम बात यहां से सीखने को मिले क्या, कि जब भी हमारे पास दो अलग अलग वेक्टर हैं, उसमें से जो बड़े वाला वेक्टर होगा, रिजल्टेंट हमेशा उसके पास होता है। अगर कोई दो सेम वेक्टर है, तो रिजल्टेंट कहां से पास होता है? बीच में से। बात समझ में आ गई? तो आई होप कि यहां तक चीजें क्लियर हो। एक और थोड़ा अच्छा सा एग्जांपल लेने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, जो कि है इक्विलेटरल ट्रायंगल। और नोट डाल लेना, इससे कोई लेना देना नहीं, एक्स्ट्रा चीज बताने वाला। एक नोट डाल के लिखेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक इंपॉर्टेंट बात समझाने वाला हूं कि जब भी हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ये मान लो बना दिया, इसमें ये साइड कितनी होती है? हमें जरूरत पड़ेगी। ऑल्दो इस साइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके हाफ की जरूरत पड़ेगी। तो एक बार निकाल लेते हैं, एक ही बार कर लेते हैं मेहनत। तो साइड में कहीं लिख लेना नोट, और ये काम कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये एंगल कितना होता है? 60। ये साइड कितनी है? अगर टोटल दी हुई है L, तो ये L/2। ये L/2 दी है, ये एंगल 60 है। ये निकाल सकते हैं क्या? हाँ। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री आती है, क्या यूज करूं? साइन कोस टेन, tan यूज करें तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो कि हमें पता नहीं है, P मान लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन L/2। तो ये कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा L/2 tan 60। अरे ठीक तो कर रहा हूं मैं, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? L/2 √3। बात समझ में आ गई? तो ये लेंथ हमारे पास कितनी आती है? L/2 √3। देखो कोई एरर तो नहीं कर रहे हम? मेरे ख्याल से नहीं कर रहे हैं। ये आ जाएगी हमारे पास L/2 √3। हमारे काम की है। पाइथागोरस से कैसे निकालेंगे? बीच में से इसका रेडियस ले लो। अच्छा हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। एक दूसरा प्रूफ भी करके देख लेते हैं। ये हमारे पास, इसका तो P पता नहीं, तो ये आ जाएगा P का स्क्वायर प्लस में L/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू L का स्क्वायर, है ना। तो ये बन जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस, सॉरी, डिवाइड, माइनस होगा L क्या हुआ? माइनस L²/4। अच्छा L² माइनस L²/4, जो कि बन जाएगा √3/2L। अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूं तो करके देख लो, इजी सा प्रूफ है। तो जब भी हमें इसकी लेंथ निकालनी होती है, अपने काम की चीज है, अपने काम की चीज है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आता है? L/√3। एक और काम करते हैं, नोट ये पहला डाल लो, दूसरा लिखो सेंट्रोइड।
सेंट्रोइड भी अपने काम का। सेंट्रोइड क्या चीज होती है, जब भी मैं यहां से और यहां से इसके बीच का एक सेंटर ले लूं ट्राइंगल का, दैट इज कॉल्ड सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, यहां से भी सेम डिस्टेंस, यहां से भी सेम डिस्टेंस, यहां से भी सेम डिस्टेंस। इसे निकालना है, क्या करूं? इसके सर कोऑर्डिनेट निकलेंगे ना? है इसके तो सर कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट निकलेंगे। मेरे को पूरी निकालनी है इसकी ये वाली लेंथ। कैसे निकालूं? मेरे को ये लेंथ चाहिए। एक काम करते हैं, निकालते हैं, साथ में निकालते हैं। इसको ऐसे कर सकते हैं, ये भी ट्रिग्नोमेट्री, मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री सिखाना चाहता हूं थोड़ी सी, इसीलिए कर रहा हूं मैं ये, ठीक है? वरना हमारे इसमें वेक्टर में कोई काम का नहीं था। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं। ये मेरे पास बन गया ये ट्राइंगल, ये हमारे पास इधर लेंथ, ये इधर, ये इधर। थोड़ा सा गंदा हो जाएगा डायग्राम, तो पहले ध्यान से देख लो। ये मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल कितना, जल्दी 30। अरे 30 ही तो होगा, है ना? तो ये हम इसको एक काम करते हैं, ये वाले ट्राइंगल को निकाल के यहां रख लेते हैं। देखना मैं सही बना रहा हूं या नहीं। सही बना? यहां पे है 30, यहां पे मेरे को लग रहा है 90, ठीक है? और ये लेंथ है L/2, मेरे को तो ये जाननी है। निकाल सकते हैं क्या? हाँ, निकाल लेंगे। ये है बेस और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज cos थीटा, cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है पता नहीं, P मान लिया, ठीक है? तो P कितना आ जाएगा, L/2 अपॉन में √3/2। मेरे ख्याल से 2 से 2 गया और ये कितना आ गया, L/2। बेटा आपने काम की। तो जब भी हमारे पास सेंट्रोइड से किसी वर्टेक्स का डिस्टेंस निकालना हो, सीधा सीधा याद L/√3, बात खत्म हो गई। हम क्यों बार बार निकालें? जैसे यहां पे एक ही बार मेहनत लगवा दी, आज के बाद जब भी बोलूंगा 2 फोर्स बीच में एंगल है उसके 180, आंसर 0। 120 P, और अगर 90 √2P, अगर उसमें है 60 तो √3, अगर 0 2P। बात समझ आ गई? ओ अच्छा, इसका याद रखना हमें L/√3। प्रूफ दिखाया, रटवाया नहीं, प्रूफ दिखाया तुम्हें। मान लो हमारे पास तीसरी चीज हमें याद रखनी है कि एक कभी भी स्क्वायर दिया हो, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, अगर ये A है तो A√2, और इसका आधा कितना होता है, A/√2। काम का, अपने काम का। अरे डायगोनल का आधा A/√2 तो बनेगा, है ना? उसका हाफ करके देख लो, 2 से डिवाइड करके देख लो, ठीक है? हमें समझ आ गई यहां तक बात? अच्छा, ये पूरी पिक्चर तो क्लियर है। एक काम करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं मैग्नेटिज्म। एक और न्यू कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूंगा मैं तुम्हें। उतना काम का नहीं है अपने, फिर भी थोड़ा सा सीखते हैं। सर ये सही है, एक ही चैप्टर में इतना सब कुछ सीखना। बेटा आगे जाके तुम कहोगे ये सीख तो लिया था पहले, मैं तो ये सुनना चाहता हूँ तुमसे, है ना? तुम कहोगे ये तो पहले ही आता हमें, इसमें क्यों ज्यादा मेहनत करें? नोट कर लेते हैं। हाँ, नोट कर लो। इतनी सारी बातें तुम्हें सिखा दी। मैं तो एक लेक्चर लूंगा जिसे कहेंगे स्पेशल लेक्चर, पूरी मैथमेटिक्स का एंड में। उसमें तुम्हें सिखाऊंगा मैं लॉगरिथम क्या होता है, उसमें थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाऊंगा, उसमें तुम्हें वो याद है, वो उसके मेंसुरेशन के फॉर्मूले किए थे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो सारे याद कराऊंगा, ठीक है? तो वो हमारा एक स्पेशल लेक्चर लगने वाला है, वो मतलब होगा। उससे पहले हम चलते हैं मैग्नेटिज्म पे। मैग्नेटिज्म, अभी मैग्नेटिज्म में मैं तुम्हें एक बात सिखाना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन लेते हैं पहले मैग्नेटिज्म का, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आ जाओ, कॉन्सेप्ट हमारे पास आराम से, मैं तुम्हें टाइम दूंगा इसके बाद नोट करना। मान लो एक ना वायर है, जब भी मैं ये क्वेश्चन लिया, बता क्यों याद है? हमने कल एक्सियल वेक्टर लिया था, उसमें हमें दिक्कत हो रही थी ऐसे उंगलियां घुमाने में, वही इसीलिए मैंने लिया। तुम्हें कभी याद है, तुमने ऐसा सीखा कभी कि आई करंट यहां से पास हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ जाती है, इसका राउंड ऐसे गोल गोल, कैसे पढ़ा कभी तुमने 9th या 10th क्लास में? जब भी करंट इधर की डायरेक्शन में ना, तो ऐसे ऐसे ना इसके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है साथ साथ, ऐसे गोल गोल। कैसे सुना है पहले? नहीं भी सुना तो मैं बता देता हूं। जब भी कभी इधर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट आ रही हो तो ऐसे ऐसे उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। क्यों आ जाती है जानेंगे रीजन? अभी रीजन नहीं जानना, अभी मान लेते हैं कि ऐसा होता है। रीजन है हमारे पास, जब चैप्टर आएगा तो अब आराम से सीखेंगे, पूरी डिटेल में जानेंगे। फिलहाल के लिए याद रख लेते हैं, जब भी इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। लेकिन कैसे
है ना, ऐसे घूम रही है या ऐसे घूम रही, दो डायरेक्शन हो सकती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए क्या यूज करें, एक रूल बताया, थंब रूल। थंब रखा इधर, कैसे घुमाऊं फिंगर को, ऐसे, मतलब बोर्ड से बाहर आ रही होगी, है ना, बोर्ड से बाहर आ रही होगी। एक काम करते हैं, ये जो बाहर आना अंदर जाना बोर्ड पे कैसे बताऊंगा मैं, एक काम करते हैं, जब भी मेरे को कहना होगा ना कि बाहर आ रही है कोई चीज, ऐसा सिंबल बना दूंगा मैं। इसका मतलब आज के बाद क्या समझोगे, बाहर आना। इसका मतलब क्या समझोगे, अंदर जाना। अब करते हैं दोबारा। ऐसे नहीं लग रहा मेरे को बोर्ड के अंदर फिंगर घुसानी पड़ेगी, अरे थंब इधर लाने के लिए बोर्ड के अंदर फिंगर घुसानी पड़ेगी और वहां से बाहर निकालनी पड़ेगी। सही तो कर, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या होता है, बाहर आना। ऐसे नहीं लग रहा कि कोई तीर बाहर आ रहा है हमारी तरफ, और ऐसे ये लग रहा है कि तीर कोई अंदर घुसा पड़ा, बस वैसे ही याद रख लो। तो ये हमारे पास क्या है, बाहर आना, और ये अंदर जाना। कृपया मेरी वाली लैंग्वेज को थोड़ा सावधानी से यूज करें, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक क्लियर हो। मैं तुम्हें क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा हूं वो है कि मान लो यहां पे ना ऐसे ऐसे मैं करंट तुम्हें दिखाऊं, 4 करंट लगा, ध्यान से समझना, आराम से प्यार से करेंगे। एक करंट यहां पे, एक करंट है कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे। एक करंट, ये मैं करंट करंट बोल रहा हूं, अभी तो मैं कंफ्यूज करता हूं। ध्यान से देखना मैं क्या बताने वाला हूं। सेंटर पे बताना है टोटल कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये क्या है, ये जो गोल गोल बना रखी है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो मैं तुम्हें एक लाइन में बताना चाहूं तो ऐसे समझ लो, फील्ड का मतलब होता है वो रीजन जिसमें मैग्नेटिक फोर्स काम करता हो। तुमने देखा होगा एक मैग्नेट रखो, उसका एक रीजन तक ही वो काम करता है, उसके दूर ले जाके एक मैग्नेट रख दो तब तो नहीं काम करता उतना तेज। तो उस रीजन को, जिस रीजन में मैग्नेटिक फोर्सेस काम करते हैं उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इतना ही जानना, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं तो कह रहा ये भी सुना, अभी दूसरे कान से निकाल दो, सीखेंगे बाद में। यहां तक तो हमने सीख लिया। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि ये ना करंट है, तुम क्या समझे इससे, करंट बाहर जा रहा है, करंट बाहर आ रहा है, मतलब एक तार होगी, एक तार होगी जो बोर्ड से बाहर आ रही है ना। अगर एक तार बोर्ड से बाहर आ रही है, खुद सोच के देखना, ऐसे बना दी, इसमें थंब कहां आएगा, बाहर। तो मेरे को फिंगर कैसे घुमानी पड़ेगी, ऐसे, ऐसे घुमानी पड़ रही है। तो फोर्स तुम्हारे अकॉर्डिंग ये बाहर आ रहा है, मेरे को फिंगर अपनी ऐसे घुमानी पड़ रही है, तो इसमें फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की मैंने डायरेक्शन क्या रख रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। इधर की डायरेक्शन में कर रहा हूं ना मैं, तो ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन आ जाएगी कुछ ऐसे। सोच के देखो, अरे ठीक तो बना रहा हूं मैं। इसके अराउंड अगर एक गोल सी चीज बना दूं, नहीं विश्वास हो रहा तो ऐसे देखो, अरे ऐसी तो होती है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने उसका वो बनाया, कौन सा व्यू कहेंगे इसे, सामने से फ्रंट व्यू, फ्रंट। अगर मैं ऐसे देखूं, ऐसे, तो करंट मेरी तरफ आ रही है क्या, करंट मेरी तरफ आ रही है, और मेरे को कैसी दिखेगी, गोल घूमती हुई मैग्नेटिक फील्ड। वही तो बना, सही कर रहा हूं, है ना। इस पे आ जाते हैं, इस पे कैसे होगी मैग्नेटिक फील्ड, मैं एक गोल बना देता हूं, एक सर्कल। अरे ध्यान से सोच के, इस बार करंट की डायरेक्शन कहां पे होगी, सेंटर से पास कराते हैं इसे। चलो मान लो ये सर्कल है, ठीक है। इस बार फिर से बाहर आना है, इसको इधर, मेरे ख्याल से तो ये आ गई डायरेक्शन यार, पता नहीं क्यों, है ना, मेरे हिसाब से तो ये आ गई। बात समझ आ गई हम। ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है बी। बात समझ आ गई। जैसे फोर्स होता था एफ, वैसे मैग्नेटिक फील्ड बी। सिंबल बी क्यों यूज किया मुझे नहीं पता, ठीक है। इसमें आ जाओ, इसमें भी करंट कहां आ रही है, बाहर, लेकिन डायरेक्शन नीचे की तरफ। बेटा मेरे ख्याल से तो ये आ रही है डायरेक्शन, है ना। सर्कल बना के देख लो, तुम्हें लग रहा है सर्कल पे मैं टेंजेंट बनाता जा रहा हूं, बहुत अच्छे। ये इसमें कहां जा रही है, अंदर, ऐसे करा, सॉरी अंदर मैंने अपना थंब करा, ऐसे घुमाई तो किधर आ रही है, अरे मेरे ख्याल से तो अगर इसका सर्कल बनाऊंगा तो ये आ रही है इधर की डायरेक्शन में। अरे तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, तो अच्छी बात है ना। इन दोनों का रिजल्टेंट बताओ फटाफट। मेरे ख्याल से खत्म। इन दोनों का रिजल्टेंट आंसर आ गया 2B, दैट्स इट। अबे इसमें क्या थी मैथमेटिक्स, ये तो कॉन्सेप्ट था। दिस इज कॉल्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्या था इसमें डिफिकल्ट है, इसमें मतलब कॉन्सेप्ट समझ के चीजें करनी थी। बस हमें तो इतनी चीज जाननी थी कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। सीख लिया हमने दोबारा। क्या इसमें भी वेक्टर था, हाँ था। अगर वेक्टर ही ना सीखा होता मेरे को कैसे पता लगता कि ये और ये जीरो हो जाएंगे, है ना। 180 पे कितना होता है, जीरो। ये मेरे को पता था 180 पे जीरो होता है, एक ऊपर एक नीचे, खत्म।
और यहाँ पे कितना एंगल है दोनों के बीच में? 0, और 0 पे कितना होता है? 2b आंसर। अरे ये तो इजी है ना। चलो आ जाओ फिर एक काम करते हैं, एक और करते हैं। मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता। यहाँ पे b का फॉर्मूला पता क्या होता है? ऐसी फन के लिए बता रहा हूँ। फॉर्मूला होता है म्यू नॉट i अपॉन में 2 पाई r। ये होता है r होता है डिस्टेंस। ऐसे ही बताते। ये +2 का चैप्टर है। +2 का चैप्टर है, वहां पे कराएंगे पूरा फील के साथ, इसको करेंगे, समझेंगे। अभी के लिए तो बस ऐसे ही लिखवा दे स्टाइल मारने के लिए कि मेरे को आता है, +2 का भी आता है मेरे को, ऐसे ही बता दिया। बात समझ आई यहाँ तक? चलो बहुत अच्छी बात है। फिर तो नेक्स्ट करते हैं, हम यहाँ तक पहुंच गए। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें इसके आगे और एग्जांपल कराने से पहले मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें ना पॉलीगन लॉ सिखाता हूँ। 2 वेक्टर तो जोड़ने सीख लिए, 3 आ गए तो, 4 आ गए तो, 5 आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, वो सीख लेते हैं फिर। सर ये नोट नहीं करा। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा देता हूँ तुम्हें टाइम नोट करने। सर एक काम करो ना सर, उधर की साइड ले रखो। क्या? बोर्ड भी बड़ा है पूरा नहीं, वहां पे ना वीडियो वीडियो नहीं आती, इसमें वीडियो भी एकदम एचडी मोड में आती है। सर हाँ ये तो एंड्रॉइड हो गया, उसे क्या करेंगे पहले वाले को? पहले वाले को ये तो परपेंडिकुलर अरे है। मैं ये नोट। अच्छा, इसका वैसा नाम नहीं है जैसे इसका सेंटर क्या ना, ना। वो वाला। बेटा आपने काम कहा, लेकिन काम अब ये टाइम है बेटा, इसमें कुछ पूछो, बताओ, जो तुम्हारी मर्जी हो करो, ठीक है? सर ये मैग्नेटिज्म वाला नोट करना। हाँ बेटा कर लो, मैं तो बता रहा कर लो। जब तुम 12th में करोगे ना तो आएगा यहाँ से। इसका सिर्फ फॉर्मूला कर ले, प्रूफ की जरूरत नहीं। क्या क्या क्या? इसको सेंट्रोइड वगैरह का, सेंट्रोइड का देख करना तो अपनी मर्जी, थोड़ी जगह छोड़ ले, कभी फ्री बैठा है खुद ही कर लियो प्रूफ, है ना? अगर ये जो मैंने प्रूफ कराया ना, थोड़ी जगह छोड़ दो, बाद में खुद से कर लेना कभी वेले बैठे हो कि कहाँ से आया, वरना हमें तो याद ही रखना। सर इसका भी मतलब आया था हमने। वो L√3 है ना, L/√3 इसका सेंट्रोइड का तो गया बेटा बह गया वो पानी में। वो रिजोल्यूशन हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पॉलीगन पे पहुंच गए, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा सा रह गया, जल्दी करते हैं। 20 मिनट का लेक्चर पढ़ा अभी, बस फिर थोड़े से एग्जांपल। ये पेज किसी चीज की याद दिला रहे हैं? यस सर। हाँ जी, वो कौन? प्लेन की याद दिला रहे हैं। किसकी? प्लेन की, पेपर प्लेन। पेपर प्लेन? पेपर बोट भी कर। पेपर प्लेन कहाँ से आ गया? सर आपने पेज बोला या पेज बोला? पेज सुनाई भी कम दे रहा है मेरे को। क्या बोलते हैं? पेज, पेज में पता क्या हुआ आज? आज मैं बैठा है चेयर पे, तो बस ज्यादा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा एग्जांपल दिखाता हूँ क्या हुआ। हाँ बस सर पेज में भी तो लगा दो सर। माय गॉड। वही कल तो तुम ज्यादा लोग थे, और कौन था तुम्हारे साथ? एक दो वो लड़के, लड़का, एक वो लड़का आया जिसमें वाला, और 2 लड़के और कोई। एक अक्षत था, है ना? मतलब वो एक लड़का छोटा सा और 2 लड़कियां थी। 7 लड़के। 7 10 तो हो कम से कम। और बेटा मेरे को सबका रिजल्ट चाहिए, मैं वो टीचर नहीं हूँ एक पे फोकस करने वाला। यस सर। 7 को 7 मारूंगा बेटा, एक साथ मारूंगा। एक साथ मारूंगा, याद रखना। मेरे को 7 का रिजल्ट चाहिए, मैं नहीं वो टीचर हूँ जो एक ही बच्चे पे फोकस करूँ अपना सारा का सारा। बात समझ आ गई? रिजल्ट चाहिए मुझे सबसे, सब पे सेम फोकस रहेगा मेरा। एक और मैंने एग्जांपल तो किया हुआ इसका प्रिपेयर, बट छोड़ो, मैग्नेटिज्म का कहो तो कराओ। अपना ही 200 छुड़ रहे हैं दो बेटा। मैग्नेटिज्म नोट हो गया? कराई तो मैग्नेटिज्म हैं? करा दो। करा दे। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया था, यस। ज्योमेट्री थी पूरी, और आंसर तो एक ही लाइन का था। समझ नहीं आ रहा? थोड़ा नोट करेगा ना, माइंड एक्टिव रहेगा। फोटो ले जा रहा है इसकी, नींद तो आएगी। सर नोट तो कर लूंगा, हाँ, नोट की दिक्कत नहीं है तो फिर लेकिन ना नोट करने के बाद ना मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि कहाँ लिखा था, कैसे रहे, इसलिए एक साथ ही फिर क्या तो और कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं, वीडियो अब साथ के साथ लिख साथ के के साथ कर लो। कंसेप्ट वो लिखता है। नहीं, फिर मैं वीडियो देख के लिखूंगा। हो गया? बात वही हुआ है। कितना रह गया अभी? हो गया सर। बेटा लास्ट वाले में ज्योमेट्री ने, ये तो मैं तुम्हें 12th में भी ऐसे नहीं कराऊंगा जैसे अभी बता दी। लास्ट वाले 12th में भी सीधा बताऊंगा, यहाँ से फोर्स यहाँ आ गया, यहाँ से आ गया, ऐसी हवा में क्वेश्चन बता के खत्म कर दूंगा। अभी थोड़ा डिटेल में भी बता दिया, सर्कल वर्कल बना के। सीरियस बात है।
वहां नहीं बताऊंगा इतने डिटेल में। चलो सर चले और ये जो थोड़ा सा नोट लिखवाया मैंने बीच में इसके सेंट्रोइड वगैरह, ये ध्यान रखना काम क्या आपने। पूरी 12th घुमा लाया तुम्हें। एक काम करते थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। जो ट्रायंगल लॉ लिखवाया आपने, इसमें अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एडिंग टू वेक्टर्स, कुछ इसका वो लाइन भी तो था क्या? अच्छा डेफिनेशन। हाँ और क्या करेगा डेफिनेशन का? पता तो होनी चाहिए, वैसे तो पता लग गया पर अगर पेपर में पूछ The resultant of two vectors. In order to add two vectors, we use triangle law of vector addition. Vector addition. अरे इसी को बना के देखते हैं। इसको क्या ही बनाएगा? तो एक लाइन लिखी बाकी प्रूफ। चलिए बढ़िया है, इसमें डेरिवेशन नहीं अरे है। वाह। तो भी तुम मजाक करने मेन टॉपिक तो समझो है सर ना? अगर डेरिवेशन पूछती रिजल्टेंट की फिर किसकी रिजल्टेंट की डेफिनेशन पूछ दी तो डेरिवेशन डेरिवेशन ना अलग से पूछ लेना मुझसे कभी। एक लाइन में बताओ, कुछ भी नहीं है डेरिवेशन। मैं एक काम करता हूँ, उसका छोटा सा प्रूफ है, इतना सा प्रूफ है, एक काम करते बता ही देता हूँ। देखो ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, इनके बीच में एंगल ये रहा थीटा। मेरे को बताओ बी का इधर कंपोनेंट कितना? b cos थीटा अरे ये तो पता था हमें। ये कितना? b sin बी साइन थीटा। ये कितना? आर। क्या तुम्हें नहीं लग रहा पाइथागोरस थ्योरम में लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितनी है? a प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का स्क्वायर। अरे आंसर आ गया, करके दिखाऊंगा। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर तुम्हें फास्ट लग रही हो तो अपने काम की है भी नहीं। b स्क्वायर कॉमन लिया, साइन और कोस 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस में 2ab कॉस थीटा। क्या तुम्हें नहीं लग रहा है ये वही है जो पहले लिखा था? यस सर आंसर। क्या तुम्हें वो भी लिख के दिखाऊं कि अल्फा कैसे आया था? tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर b sin अपॉन बेस अपॉन में a plus बेस। लो दोनों प्रूफ भी करा दिए। बस क्या था प्रूफ? बढ़िया रहे तो, है ना? इतने इजी आंसर। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन हमारा दोबारा से हम प्रेरित हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड से, तो उसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन हमें ये कहता है कि जब भी दो वायर्स में करंट जा रहा हो तो क्या होगा, देखना। अभी तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी, अब कोई मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा। अब मैं तुम्हें यह बोलना चाह रहा हूं कि कंसेप्ट हमारे पास क्या है। क्वेश्चन कहां से प्रेरित होकर लिया मैंने? मैग्नेटिज्म से। दोबारा से, जब भी दो वायर हो उसमें करंट जा रहा हो आई, बेटा वो दोनों वायर ना अट्रैक्ट हो जाती हैं। नहीं विश्वास तो यहां मैं करके दिखाता तुम्हें। अगर मेरे पास दो वायर होती तो दो वायर ऊपर करंट जा रहा है, पास पास आ जाती हैं। चिपक के तो फिर शॉर्ट सर्किट। हाँ वो थोड़े अलग चले जाएंगे, उस पर डिटेल में बाद में बात करेंगे। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा हो तो वो दूर दूर भाग जाती हैं। ये तुम रियलिटी में भी देख सकते हो। जब भी दो तारे हो सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा हो तो वो पास पास आ जाती हैं, अट्रैक्ट कर लेती हैं। तो हमें यहां से समझ आ गया कि ये जब भी दो वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट हो, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये वायर क्या करेंगी? अट्रैक्ट। तो फिर इसमें सर चार्ज और अगर ऑपोजिट हो तो रिपेल। बात खत्म हो गई। अभी चार्जेस वार्जेस की कोई बात ही नहीं करते। हमें तो एक कंसेप्ट सीखना था छोटा सा, क्या? सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट और ऑपोजिट डायरेक्शन रिपेल। एक काम करते हैं, इसमें क्वेश्चन में ऐसे बना देता हूं। मेरे को 1 सेकंड लगेगा। मेरे को ये बनाया मैंने पहला करंट, ये बनाया मैंने दूसरा करंट, ये बनाया मैंने तीसरा करंट। मतलब बताओ इसका करंट कहां आ रहा है? बाहर। इसका मतलब करंट आ रहा है अंदर, इसका मतलब करंट आ रहा है बाहर। बात समझ आ गई? इस पॉइंट पे बताना मेरे को। मान लो ये हमारे पास क्या है? एक ये क्या है? एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होता है सेंट्रोइड? अभी अभी बताया L/√3। अब रट लेंगे हम। एक बार कर लिया प्रूफ जो करना था। ये वाला इस पे एक काम करते हैं, यहां भी एक वायर पड़ी हुई है जो कि इस पे क्या लगाएं? इस पे लगाते हैं डॉट। बात समझ में आ गई? ध्यान से देखना। ये डॉट इस डॉट को अट्रैक्ट रिपेल, अरे सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट अपनी तरफ। ये इसको अट्रैक्ट, ये इसको रिपेल। अलग से बना ले क्या?
एक फोर्स लग रहा है ऊपर, एक फोर्स लग रहा है यहां, बीच वाले को बाद में देखेंगे। एंगल 120। ये तो देखवी सी चीज लग रही है। यहां पे फोर्स लगा F, यहां पे फोर्स लगा F, तो बीच में से पास करेगा कितना F। और एक और फोर्स कितना लग रहा था? आंसर अरे कुछ मेहनत नहीं करेंगे। तुम्हें सच में बताऊं, सच में मेंस लेवल के क्वेश्चन है। हाँ जी, मेंस लेवल के क्वेश्चन है। और एक और शॉकिंग बात बताओ, 2011 का क्वेश्चन है, मेंस 2011। अगर मैं तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला बता दूं जो कि होता है, और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, F इज इक्वल टू 2I1I2 अपॉन में 4πr²। क्या मैंने कुछ मिस्टेक है? नहीं, ये हमारे पास ना फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन में r² नहीं r। ये हमारे पास ना फोर्स का फॉर्मूला आता है, फोर्स का नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ का। अभी तुम ऐसे ही मान लो फोर्स का फॉर्मूला है। क्या अगर तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला पता है तुम आंसर लिख सकते हो? अरे 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर खत्म। बस ये फॉर्मूला याद होता कि अपना काम हो गया। तो मेंस का क्वेश्चन कर लिया बिना मेहनत किए। तो मतलब वेक्टर काम का है ना। और वेक्टर से ज्यादा काम का क्या है? किसने हमारी स्पीड फास्ट कराई? फास्ट कराई बेटा वो 120 एंगल में। हमें पता लग गया, जहां पे हमें पता लग गया कि यहां पे कितना है 120 एंगल है, तो यहां से जाएगा F, और एक और फोर्स यहीं से ही पास हो रहा है, कितना F। आगे बात समझ आ गई? 2F आंसर। ये तो इजी हो रहे हैं क्वेश्चन इससे, है ना, वो याद करने से। तो यहां पे हमारे पास पहुंच गए हम, इसी जर्नी में हम नेक्स्ट पहुंच गए हैं जिसका नाम है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ इज यूज्ड फॉर मल्टीपल एडिशन ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स। क्या ये हमें थोड़ा सा इसका प्रूफ नोट करना है? मैं तो सर वो कर रहा हूं, मैं ये नोट करना है इसका प्रूफ। चलो आ जाओ। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। पॉलीगन लॉ हमारे पास यूज होता है टू ऐड मल्टीपल वेक्टर्स। तो यहां पे लिख भी सकते हो पॉलीगन लॉ when we have to add multiple vectors then we use polygon law। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5,000 हो, 10 लाख हो, polygon law if they are the sides of पॉलीगन। कंडीशन क्या है? वो साइड्स किसकी होनी चाहिए? पॉलीगन की। जैसे बिल्कुल इजी, मैं कह रहा इससे इजी तो कोई चीज ही नहीं बनी। ये हमारे पास था पहला ए वेक्टर, ये था हमारे पास बी वेक्टर, ये है हमारे पास सी वेक्टर। बताओ इसका रिजल्टेंट। मैं तो बता रहा हूं रिजल्टेंट लिखना बड़ा आसान है, स्टार्टिंग से एंड तक सीधे चले जाओ। आर क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस आंसर। अरे इसमें तो कुछ भी मेहनत नहीं है ना। एक और बात बताऊं, अगर मान लो यहां से चले, यहां से चले, यहां से चले इधर, और ये आंसर रिजल्टेंट 0 बेटा 0। क्यों 0 कहां से आ गया? अबे चलो ही ना, वहीं तो पहुंच गए घूम के। अच्छा चलो ही ना, रिजल्टेंट 0। हमें एक और बात पता लग गई कि इन अ क्लोज्ड पॉलीगन रिजल्टेंट इज 0। इन अ क्लोज्ड पॉलीगन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी असर्शन रीजनिंग आ जाए फ्यूचर में तो उसमें लिख देंगे। इन अ क्लोज्ड पॉलीगन रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। तो हमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लग गया। जैसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो ये लो, रिजल्टेंट बताओ 0, बिना देखे 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अगर इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। कितने आ जाए? 10,000 आ जाए। नहीं, अगर इसके नीचे आ गया, मान लो जहां से आपने खत्म करा इसमें पॉलीगन, वो आंसर वहां से लेके और इनिशियल पॉइंट तक का। जैसे तुम ये बोलना चाह रहे हो, शायद मान लो एक वेक्टर यहां भी आ जाता है ना, तो हमारे पास पहले तो देखना होगा स्टार्ट कहां से कर रहे हैं बेटा। स्टार्ट तो वहीं से है ना जहां पे खत्म हुआ, बस यही हमारा रिजल्टेंट बच जाएगा, बाकी सारों का तो इफेक्ट ही खत्म हो गया। वही तो सर। हाँ, वो आंसर बस। एक और बात बताओ, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, जो कि हमारे पास है। जब भी ना हम, तुम्हें याद है थोड़ा थोड़ा तो शायद पता होगा कि इंटीग्रेशन क्या होती है, ऑल्दो मैंने कराई नहीं है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना। ठीक है, सिंपल सा मतलब होता है इंटीग्रेशन का कि चीजों को इकट्ठा करना। मान लो मैं एक छोटा सा पीस ले लूं यहां से डीएल, और डीएल की कर दूं इंटीग्रेशन। बता सकते हो इसमें आंसर क्या आएगा? इसमें आंसर क्या आएगा? अगर मैं इसमें छोटे छोटे डीएल को इकट्ठा कर दूं तो टोटल कितना आएगा? ये 2πr।
अरे सर्कमफेरेंस तो बन जाएगी, है ना, 2πr। बात समझ आ गई। एक और चीज बताओ, अगर मैं यहां पे ऐसे एक लेंथ ले लूं जिसमें मैं निकालना चाहता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dl वेक्टर, बेटा ये समझनी पड़ेगी, दिस इज कॉल्ड वेक्टर इंटीग्रेशन। ये तो इन दो चीजें मिक्स कर दी, वेक्टर और इंटीग्रेशन अपने काम किए। जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, आएगा वहां से। इसमें कैसे करें, एक काम करते हैं, छोटा सा वेक्टर ले लेते हैं ऐसे, है ना, छोटा सा वेक्टर ले लेते हैं ऐसे, छोटा सा वेक्टर ले लेते हैं यहां पे ऐसे। अगर मैं छोटे 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 वेक्टर लेता जाऊं, इतने सारे वेक्टर को तो प्लस कर ही नहीं पाऊंगा, या कर सकता हूं? कर सकता हूं। कौन सा लो? पॉलीगन लो। वो हमें सीधा सीधा कहता है बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग से एंड तक एक एरो लगाओ, आंसर लो। हमारा ये आ गया एल वेक्टर, इसका आंसर आएगा एल वेक्टर, जो कि इसके पूरे की लेंथ होगी या फिर शॉर्टेस्ट वाली आंसर। बेटा दो चीजें मिक्स कर दी, इसे कहते हैं वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन। अपने काम की है, ऑल्दो क्लास 11th में इसका कोई काम नहीं है, क्लास 12th में जब हम मैग्नेटिज्म पे पहुंचेंगे तो वहां तक जाते जाते अपने पे काम बन जाएगा। रिजल्टेंट तो वैसी है जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा, बहुत अच्छा। तभी हमने लिखा भी था इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, याद? हाँ, वैसे ही कुछ चीज है। क्या यहां तक हमें कोई परेशानी है, कोई पंगा? तो हमें यहां तक समझ आ गया। उसके बाद चलते हैं और हमें लिखना है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। लास्ट हम पहुंच चुके हैं, सब्ट्रैक्शन पे पहुंच चुका। उसके बाद थोड़े एग्जांपल, फिर हम करेंगे छोटा सा टॉपिक। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या है? अच्छा, तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जो कि ट्रायल एंड टेस्टेड है, तुम गलती पक्का करोगे। इसमें बताओ 10 न्यूटन इधर, 10 न्यूटन इधर, आंसर कितना? 0। मैंने इसको प्लस करा माइनस माइनस कर दी गलती, मैं तो प्लस करा था, कैसे हो गई ना गलती? अरे प्लस तो मैंने तुम्हें, माइनस तो तुम्हें आज तक बताया नहीं था, ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर भी तुमने माइनस कैसे कर दिया? मैंने तो ऐसे किया इसको, ये 10 है, ये -10 है, तुमने तो ऐसे किया होगा ना, मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने तो ऐसे किया 10 प्लस -10। अब तुम कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात थी? बड़ी बात थी, ये माइनस लगाने से मैंने क्या किया, इसकी ना डायरेक्शन चेंज कर दी। याद है वो मैंने कल ऑपोजिट वेक्टर बताए थे, मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अलग, मैंने इसको ही टेढ़ा कर दिया। ये 10 है, कोई 10 लगाना चाह रहा है, कोई -10, तो आंसर कितना आएगा? 0। मैंने नहीं कोई सब्ट्रैक्शन न्यू डिफाइन करी, मैं तो सीधा सीधा एडिशन सीखी थी, एडिशन यूज कर रहा हूं। बात समझ आ गई? तुम्हें तो ऐसे लग रहा हो फालतू की बात है ना, प्लस माइनस भी तो माइनस ही होता। अभी दिखाता हूं बेटा, अपने को पूरा प्रूफ के साथ चलते हैं हम। ये मान लो हमारे पास है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, बताना रिजल्टेंट। ये रहा कितना? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर मान लो मुझे ए माइनस बी निकालना है ना, वो फालतू की बात लग रही थी ना, अभी देखना बेटा, क्या इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस माइनस बी वेक्टर? कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। बी तो पता, माइनस बी कैसे लिखूं? क्या उसको उल्टा कर दूं? ये क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से पास होगा? इस रिजल्टेंट को क्या लिखूंगा? ए वेक्टर प्लस में, अरे मैंने तो प्लस किया था, है ना, मैंने तो कुछ न्यू चीज डिफाइन ही नहीं करी। इसीलिए तुम कल मेरे से पूछ रहे थे सर डिवीजन क्यों नहीं डिफाइन? अरे मैंने तो मल्टीप्लीकेशन किया, डिवीजन की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, होएगी तो कभी कर लेंगे, आज तक तो पड़ी। ऐसे ही मैंने सब्ट्रैक्शन डिफाइन करी क्या, या एडिशन ही है? एडिशन तो है। अब तुम्हें कभी भी कोई पूछ ले क्या 10 और 10 का रिजल्टेंट कितना आता है? 0। यहां पर 0, क्या तुम ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक्ट? मैंने तो ऐड किया, देख लो प्रूफ तुम्हारे सामने। अच्छा एक काम करते हैं, एक चीज मैं तुम्हें और बताना चाहूंगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में रिजल्टेंट का आंसर पता कितना आता है? मैं तो कह रहा हूं डायरेक्ट याद कर लो, क्या प्रूफ करो जैसे अभी कराया था, कोई जरूरत नहीं है, सीधा रिजल्टेंट का यहाँ पे फॉर्मूला याद रखो। इसमें आता है a² + b² - 2ab cos थीटा। यहां पे रिजल्टेंट क्या है? a माइनस बी। बात समझ आ गई? अल्फा की फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, रिजल्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, a² + b² - 2ab cos थीटा। आई रियली होप कि तुम्हें यहां तक बात समझ आ रही है। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा इसी के साथ, पहले जो हम रिजल्टेंट लिखते थे, ये जो आर वेक्टर है, ये जो मैंने यहां पे आर लिखा हो, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका फॉर्मूला हमारे पास आता था रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा। और ये जो अभी अभी मैंने आर वेक्टर लिखा है, ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी वेक्टर, जो कि कितना आया है? a² + b² - 2ab cos थीटा। अब तुम कहोगे इसमें न्यू क्या लिखवा? बेटा कुछ न्यू नहीं है, बस नोटेशन बता रहा हूं, कभी ऐसा दिख गया तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये भी 2 कहीं नोट डाल के लिख लेते हैं। मैंने बताया मेरी हर एक छोटी बात पे एक क्वेश्चन बन सकता है। बात समझ आ गई यहां तक?
तो ये हमारे पास था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, इतना ही अपने पे। उसके बाद एक काम करते हैं, लिखते हैं बेटा, ये एग्जांपल भी लिख देना काम का अपने। छोटा सा लग रहा होगा लेकिन अपने को समझा देगा जो कहानी हम समझना चाहते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा तुम्हें देता हूं 2 मिनट लिखने के लिए। लिख भी ले थोड़ा सा समझ। सब्ट्रैक्शन में क्या करना, ये आ गया बैटरी लो का, बैटरी लो यहाँ अभी आया, क्वांटिटी करो बैटरी से हैं? क्लोज कर दिया। हाँ हाँ हाँ, कहाँ तक पहुँच पा रही है हमारी रेंज? आ रहा है सब, चलो। सब्ट्रैक्शन में क्या लिखा था? कहाँ से नोट? कहाँ? लैंग्वेज? हाँ नहीं, क्या करना इसमें ये डायग्राम बनाना और ये फॉर्मूला, और उसके साइड में ये बनाना, इसके साइड में ये बनाना, ऐसे ही चलना तुम्हें बेटा। ये पूरा एक साथ अपनी नोटबुक में ऐसे लिखना तुम्हें भी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ तीनों लिखने हैं। नोट्स बनाओ अच्छे से कि बस खुद को ही समझ आए। बताई थी कल चीज, पॉलीगन लो का ये एग्जांपल डालो, दोनों एग्जांपल डाल दो अपने हाथ उसमें नोटबुक में। पहला सर्कल, दूसरा ये। कभी भी डाउट हो अपनी नोटबुक में कि ये क्या लिखा, लेके आ जाना मेरे पास। हाँ हाँ हाँ, ये इंटीग्रेशन है वो छोटी सी चीज के लिए यूज होती है। नहीं, इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, जब हम किसी चीज का पूरा इफेक्ट नहीं देख पा रहे एक बारे में, तो हम क्या करते हैं, उसका पहले छोटा सा इफेक्ट देख लेते हैं, फिर छोटा सा देख लेते हैं, फिर छोटा सा छोटा सा छोटा सा, उन सारों को प्लस कर लेते हैं। अब प्लस करने के लिए तो समेशन भी यूज होता है ना? याद है वो समेशन क्या होता था, वो मीन में यूज करते थे, समेशन XI/FI, है ना? एडिशन ऑफ बेकार सी चीज। लेकिन वो समेशन है ना, उसकी थोड़ी लिमिटेशन है। अगर तुमने बड़ी ध्यान से उसको कभी गलती से देख ही लिया हो, तो वो ना ऐसे यूज होती है, ऐसे होता था समेशन। उसके नीचे लिखा, ऊपर तक होता था कि k की लिमिट। हाँ हाँ, वही समेशन i = 1 to n, ऐसे देखा कभी? Yes, sir. इसका मतलब है i की जगह 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, ये तो इंटीजर के लिए काम हो रही है। हमें नहीं चाहिए, हमें तो थोड़ा एडवांस वर्जन चाहिए। हम मैथ वालों के पास गए, मैथ वालों ने बताया ठीक है हम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, 1 to 2 लिखो, इसमें सारी वैल्यूज है, 1 से 2 में जो भी सोच सकते हो सब वैल्यूज है, पॉइंट सब इसमें नहीं आता था, बस इतना ही फर्क है, कुछ फर्क नहीं है। सर लॉग यही तो ये तो इसका लिमिटेशन था। n की जगह लॉग लगाते हैं मजा। सर ये फेल क्यों नहीं हुई? क्या? जब आपने i = 1 लिखा है और ऊपर n लिखा है, उसकी जगह log 10 लगाने से क्या होगा? log 10 1 और बोल। ये इक्विलिब्रियम पढ़ लो। हाँ ज्यादा बनेगा। ये पकड़ आंसर है सर, इसका मतलब क्या है? किसका किसका किसका? ये तो नोटेशन बताई बेटा मैंने, ये वाला ना, इसके नोटेशन बताई मैंने कि ये जो r था ना, हमने एक्चुअल में निकाला क्या, a + b का मैग्नीट्यूड। अच्छा, ठीक है, ये जो पूरा तामझाम निकला ना, इससे डायरेक्शन तो नहीं आई ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। कोई यहाँ तक दिक्कत? चलेगा आगे? रुको ना, मैं कहीं नहीं जा रहा। इसके बाद 4 क्वेश्चन करते हैं और अपना चलते हैं। वेक्टर माइनस भी हो सकते हैं, वेक्टर माइनस हो सकते हैं। नहीं, मैंने डिफाइन ही नहीं कि मैं क्यों डिफाइन करूं जब मेरा प्लस से काम चल रहा है। हो भी नहीं सकते सर। हैं? वो पता नहीं, सकते। कभी डिस्कवर करूंगा तो बता दूंगा। अब तक जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, अरे ये माइनस भी तो कर रहे हैं, बस कहने का ढंग ही तो अलग है। साइन चेंज करा दो सर। लेकिन क्यों डिफाइन करूं जब कम से काम चल रहा तो, है ना? मैथ वालों की तरह थोड़ी n डायमेंशनल स्पेस लॉजिक है नहीं, 4 तो हमें पता नहीं, n डायमेंशनल स्पेस
ऐसा क्वेश्चन है क्या? है सब नहीं। मैथ में मान लेते हैं, मैथ में तो कह देते हैं लेट अस This is a कंसीडर, triangle. एक बिल्ली बड़ी होगी उसको कहेंगे लेट अस कंसीडर दिस इज अ स्फीयर। क्यों भाई, अच्छी खासी बिल्ली बैठी हुई है, उसे कह रहे हैं लेट अस कंसीडर दिस इज अ स्फीयर। मतलब अच्छी खासी बिल्ली भी सामने से सुना रही होगी। आप ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप क्या? चल रहे हो रास्ते पे 20 सर, मैंने देखा है, सर। स्पीड पर, फिर सर। सर उसका डिस्टेंस बता दो अपने। क्वेश्चन होता है। नहीं नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। मान लो मैं 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हूँ और 300 मीटर मैंने कवर कर लिया, और मान लो डिस्टेंस मैंने कवर किया 3 पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट में। बताओ मेरा नाम क्या? सर मैंने ये भी देखा सर, वो कोई लॉजिक नहीं बना, बट ऐसे भी सर, क्वेश्चन कभी कभी YouTube पे देखा फालतू के question दिया कहीं हुआ, सर। किसी सब्जेक्ट में पूछ लिया जाता सर यूट्यूब पे देखा था, प्रूव करो 1 = 2 और वो कर भी देते हैं। हाँ वो पता है। नहीं कैसे फालतू करेंगे, मैं करके दिया हूँ। करो सर। कर 2 + 2 5 कर देते हैं सर प्रूव लोग। अरे ले आया। एक ही मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए। ये तो फालतू के काम हमने इतने ज्यादा किए ना, मतलब इतने ज्यादा। क्या बना है आपसे b कॉमन a लेके, - b * b। यहाँ से बन गया। ए माइनस बी आएगा सर माइनस बी काट दो। अच्छा यार, एक माइनस लेना था, ये गया a + b = b, b से b गया, a = 0। अरे रुको, कुछ तो जमेला हुआ मैंने यहाँ पे। वो इतना इजी थोड़ी था क्वेश्चन। वही तो सर। रुक रुक रुक, कहीं तो जमेला के हमने। सर उनका समझ नहीं आता सर, स्क्वायर से स्क्वायर काट देते हैं, अगर अंडर रूट में भी होता है, पता नहीं ऐसे कुछ सॉल्व करते हैं। a + b this सर इतना इजी नहीं बेटा, हम सर, फेल मैं हो बताता हूँ गए। सर। यार रुकना, यहाँ पे हो गया 1 पॉइंट, दिस इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया हमारे पास, a को नीचे भेजो, 0 अपॉन में a, 1 = 0। वही तो सर 1 = 0 आ गया। सर 1 = 0। सर यहाँ पे a की वैल्यू Hence proof। a की वैल्यू डाल दो 0 और b को नीचे ले जाओ तो 0 = 0, hence proof। तो वही तो अरे सीधा सीधा कर देना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 0, हेंस प्रूफ। वही बात ही खत्म। चलो वापस आए क्या? आ जाओ। वो तो हो गया मजाक, काटने वाला इतना काम बढ़ा देना। सर एक डायग्राम मत तरफ करना। कौन सा वाला? नीचे? हाँ 10 वाला डायग्राम। चलो ऊपर ऊपर वाला तो कर देते हैं। ये ऐसे नहीं लिख सकते। वापिस आते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान लो एक साइकिल वाले भैया हैं, इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद कांस्टेंट स्पीड। बेटा समझने वाला क्वेश्चन, आराम से लिखेंगे फिर इसे। मान लो एक साइकिल पे एक भैया चल रहे हैं सर्कुलर पाथ में, जिनके पास कांस्टेंट स्पीड है। तो इस डायरेक्शन में मान लो ऐसे कुछ ऐसे चल रहे हैं, और ये स्पीड इनके पास क्या है, कांस्टेंट, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये कह रहे हैं व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर इट हैज डिस्क्राइब्ड द डिस्टेंस ऑफ एंगल ऑफ 60 डिग्री। जब वो 60 डिग्री पे पहुंच गए होंगे तो उनकी वेलोसिटी ऐसे हो गई होगी। तो बताओ मुझे, क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट है? नो सर। दोबारा बता। मैं बोल रहा हूं कि एक बंदा है, वो साइकिल पे गोल गोल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, स्पीड जिसकी कांस्टेंट थी, बात समझ आ गई, स्पीड कांस्टेंट होगी शायद, क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी? नहीं सर। क्यों क्यों क्यों? Direction वेलोसिटी change। डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑल्दो मैग्नीट्यूड सेम है हर जगह पे 5 5 5 5 5, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। पहले सीधा जा रहा था, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, हमेशा डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो मुझे वही चेंज निकालना है। स्पीड भी तो कम हो रही है। क्या स्पीड क्यों कम होगी? स्पीड बढ़ी है, 5 की पे ही चल रहा हूँ, 5 पे ही चल रहा हूँ, मैंने इसीलिए लिखा स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी पे एक एक्स्ट्रा चीज होती है, डायरेक्शन। चलो आ जाओ, वापस चलते हैं। अच्छा मैं तुमसे पूछ रहा था फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, साथ में करेंगे, तुम्हें करने की मेहनत जरूरत नहीं है अभी। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, बेटा मैग्नीट्यूड होता है, मैं उठा के वैल्यूज पटकता आंसर, है ना? अब नहीं ऐसा होगा। चेंज इन वेलोसिटी ऐसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बस मुझे किसी तरह पता लग जाए कि यार ये एंगल कितना, अपना काम हो जाएगा, है ना? एंगल कितना है ये वाला, सोचा हमने, सोचा मेरे ख्याल से 60। तुम्हारे लिए मैंने थोड़ा सा वर्क दे दिया है, खुद से सोचो कि ये 60 क्यों हुआ।
मैं सिंपल यहां से भी प्रूफ करा सकता हूं इसका कि ये 60, ये 30, तो ये कितना, तो ये कितना, यहां से भी करा सकता हूं। और सीधा सीधा मैं ये भी बता सकता हूं कि अगर ये मेरे पास स्टार्टिंग में 0 था तो यहां पे अगर 60 हुआ तो ये भी 60 हो जाएगा। मैं नहीं बता रहा क्यों, तुम्हारा क्वेश्चन मार्क डाल लो। अगर यहां स्टार्टिंग में 0 था वर्टिकल के साथ तो ये चलता 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 यहां पे भी 60 बना लेगा। अगर यहां पे 60 हुआ तो थोड़ी सी अजीब लगेगी सुनने में। मैं तो सिंपल बता सकता हूं, ये 60, ये 30 और ये हमारे पास साथ रेडियस के साथ एंगल बनाता है 90, है ना। टेंजेंट और रेडियस में एंगल होता है 90, ये 30, ये 90, तो ये बचेगा 60। करके देख लो, टोटल होता है 180, है ना। अरे ये 90 है तो इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए 90। यहां 30 है तो यहां कितना बचा 60। ये तो हो गया ज्योमेट्री वाला प्रूफ। मैं तो चाहता हूं कि तुम ऐसे सोचो कि यहां स्टार्टिंग में वर्टिकल के साथ एंगल कितना था 0, यहां 60 होगा तो यहां भी 60 होगा। नहीं विश्वास हो रहा तो मैं चाहता हूं दिमाग खुद लगाओ। बात समझ आ गई? मुझे तो अभी के लिए इतना पता लग गया कि एंगल कितना बन रहा है 60। क्या ज्योमेट्री वाला प्रूफ समझ आ गया? अपने लिए उतना काफी अभी। अच्छा आ गए हम, हमें पता लग गया कि भैया यहां पे अगर एक वेलोसिटी है वो है ऊपर की तरफ जो स्टार्टिंग में थी, हाँ, और दूसरी वेलोसिटी मेरे को दिख रही है वो है इधर की डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है 60। अब तुम कहोगे सेम सेम कहां से लिख लाया, है ना। सेम इनिशियल पॉइंट को सेम ले लिया, को इनिशियल क्यों बना दिया बेटा, मैंने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया उसको। इसको ऊपर शिफ्ट करो, इसको इधर लेके आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन का आंसर ऐसे आएगा नहीं। ये भी वेलोसिटी v है, ये भी v है, बताना क्यों v चेंज क्यों नहीं हुआ? मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन देखो अलग अलग है। लेकिन निकालूं कैसे? मेरे को तो ये निकालना था v फाइनल माइनस v इनिशियल। क्या सब्ट्रैक्शन मुझे आती है? मेरे को तो नहीं आती, मेरे को तो एडिशन आती। क्या इसको एडिशन में चेंज कर सकते हैं? हाँ मैं कर सकता हूँ, वी एफ प्लस माइनस वी आई। अच्छा वी आई पता है, मतलब इनिशियल पता है, माइनस वी आई कैसे लिखूं? क्या इसको ऐसे कर दो क्या? लो बन गया। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना आएगा? 120 फटाफट 120। 60 लू 120। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? 120 क्यों लेंगे, कम वाले लेते हैं। उसको उल्टा भी तो किया, डायरेक्शन चेंज करने के लिए। अबे वो 60 तो चला ही गया, 60 का कोई काम नहीं है। 60 का तो कोई काम ही नहीं बचा। v माइनस भी तो करना है, उल्टा भी तो करना है ना। तो ये मेरे पास कितना आ गया इनका, सॉरी इनका रिजल्टेंट कितना आ गया? v रिजल्टेंट v। मेरे को पता है 120 में v का क्या आएगा v। नहीं समझ आया तो एक और मैं ट्राई करना चाहूंगा। यहां पे मान लो ऊपर की डायरेक्शन में मेरे पास स्टार्टिंग थी वेलोसिटी v, इधर की डायरेक्शन में है v, दोनों में एंगल कितना बन रहा है 60। वहां से देख लो, नहीं समझ आ रहा तो देखो फटाफट। यहां पे मेरे को 60 की जरूरत थोड़ी है, मेरे को तो माइनस v चाहिए। v इधर है तो माइनस v, इसको उल्टा कर दो। अब पहले एंगल था 60, अब एंगल कितना बन गया 120। हमें किसकी जरूरत है? 120 वाले की। तो हमें पता है v एंगल है 120, तो आंसर कितना आता है v। बात खत्म हो गई, ये लो अपना रिजल्टेंट। बेटा इसे भी थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन कहा जाता था, अब नहीं हमारे लिए, है ना। इसकी जगह मैं एक्सेलरेशन दे देता, सेम क्वेश्चन, वो भी मेरे को पता है तुम कर लेते। एक काम करते हैं, एक और घिसा पिटा सा क्वेश्चन हमेशा रिपीट होने वाला। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? ये तो नहीं, चेंज इन वेलोसिटी v आई थी। हाँ थोड़ा अजीब सा रिजल्ट, लेकिन चेंज भी v आया इनके बीच में। ऐसे कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया मतलब पहले v बाद में v, चेंज भी कोई चेंज ही नहीं आया होगा फिर। चेंज नहीं आया, बस डायरेक्शन में चेंज आया। मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज होने के बाद भी वो कितने रही? v कहां भी करते v इज इक्वल टू v, हैंस प्रूव्ड। ये भी सही है। बात समझ आई थोड़ी थोड़ी कि हमारे पास जब हमने चेंज देखा, वो चेंज होने के बाद भी कितनी रह रही थी? v ही रह रही थी। सही तो मैं पता ही था, ये पता था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इसकी डायरेक्शन इधर होगी, रिजल्टेंट की। ये भी पता था, पर वो तो शुरू में ही कह सकते थे हम कि रिजल्टेंट बेटा, रिजल्टेंट वो नहीं पता था, है ना। हमें ये पता था कि ये इधर जा रहा है, वो इनिशियल वाली इधर है, फाइनल वाली इधर है। ये थोड़ी पता था इनका रिजल्टेंट बीच में से यहाँ पे आएगा, इनका रिजल्टेंट कुछ यहाँ पे आएगा, ये थोड़ी पता था। अब पता लगा हमें, ये तो पता लग गया चेंज भी इसमें v आएगा, तो इसमें कोई तीर थोड़ी मार लिया हमने। अरे ये थोड़ी पता था रिजल्टेंट v आएगा, मान लिया पता था। ये थोड़ी पता था इस डायरेक्शन में, ये तो अभी पता लगा। वैसे पता भी हो सकता था क्या ये इस डायरेक्शन में आएगा, ये डायरेक्शन निकालनी पड़ती, लाइन निकालनी पड़ती, मतलब पता तो हो सकता था। बात समझ में आ रही? बहुत अच्छा।
मैं तुम्हें इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा वेट करते हैं इन चीजों के लिए। मैं बहुत सारे करा सकता हूँ, तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन 2 मिनट में खत्म करा सकता हूँ, इतना पहुंच गए तुम, तुम्हें पता नहीं है। प्रोजेक्टाइल में तो बस वो प्रोजेक्टाइल में वो ऐसे ऐसे पत्थर फेंकते थे ना, अलग अलग पोजीशन पे रख के मैं पत्थर तुम्हें अभी करा सकता हूँ सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर। मैं चाहूंगा थोड़ा वेट करते हैं, उन चीजों के आने के लिए थोड़ा वेट करते हैं। 3 ही फॉर्मूला है। हाँ वो 3 फॉर्मूले, वो एच आर और टी है ना, मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट, 3 चीजें हैं, वो अभी आराम आराम से सीख लेंगे। एक काम करते हैं फिलहाल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू अपॉन में दिस इज इक्वल टू 1। फाइंड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स मुश्किल है। क्या तुम्हें पता है ये कितना आता है? कितना आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे यही तो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मुझे नहीं पता थीटा कितना, अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा अपॉन में सॉरी इज इक्वल, मेरे ख्याल से रूट से रूट चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, है ना। तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो मेरे ख्याल से ये गया, और यहाँ आ जाएगा कितना बन जाएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। कुछ रहा ही नहीं यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहा। ए बी तो 0 हो नहीं सकता, वरना तो हेंस प्रूव्ड पहले ही कर देते। मान लो तुमको a 0 b 0 कर तो खत्म, थीटा 0 होगा, है ना। तो cos थीटा 0 होना चाहिए। cos थीटा 0 कब होता है? 0 पे 90। बहुत अच्छा, इतना भी नहीं विश्वास करना। cos थीटा 0 कब होता है? 90। हो गया, क्या था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे, हमें थोड़ा पसंद आ रहे हैं क्वेश्चन, या मुझे ही आ रहा है? तो द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स p and q are is, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स इज, और ये वेलोसिटी वाला करना था तुम्हें नोट, नहीं कर लिया सर? ये तो कर लिया, बहुत ये अच्छा। वाला मत करना, ये भी वाला। हाँ, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स हमें दे रखा है, p और q का रिजल्टेंट हमें दे रखा है, p और q का रिजल्टेंट हमें दे रखा है r। आराम से समझते हैं, फिर आराम से नोट करेंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट r, बताओ r की वैल्यू फटाफट। रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। आज के बाद जब भी मैं तुम्हें कह दूं रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर, तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए a प्लस बी अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या ये फॉर्मूला याद रखे या वो वाले केसेस याद रखे, या दोनों? दोनों। वो केसेस क्या हेल्प करेंगे? फास्ट कैलकुलेशन। और मान लो तुमने एंगल उसने 45 दे दिया, फिर मैंने 45 तो नहीं लिखवाया उसमें, तो ये यूज कर लेंगे, है ना। याद तो हो गया होगा। तो इसमें तो सीधा p प्लस क्या? इसमें क्यों? इसमें थीटा पूछा ना, इसमें सीधा कहा कि रिजल्टेंट उनका r दिया होगा, और कुछ नहीं कहा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मान लो ये हमारे पास p था, ये हमारे पास q था, और इनका रिजल्टेंट कुछ यहां से आ गया होगा r। अब पढ़ते हैं आगे। देन द रिजल्टेंट इफ द q वेक्टर इज रिवर्स्ड, मतलब q रिवर्स, q को पीछे कर दिया तो बन गया माइनस q, तो इसका रिजल्टेंट बन गया s। कहां से पास होगा? जरूरी है बीच में से? बीच में से बीच में से ही या किसके पास से? जो बड़ा होगा उसके पास से। बीच में से कब पास होता है? जब दोनों वेक्टर सेम हो। मैंने लिखवाई है ये बात, घर जाकर रीड करना। यहाँ पे वेक्टर बन गया s, s की वैल्यू लिखवाओ मुझसे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा हुआ है r स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर की वैल्यू बताओ। r स्क्वायर माइनस s स्क्वायर की वैल्यू बताओ। निकल जाएगी। मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखना तुम्हें समझ आएगी कि नहीं। देखते हैं कितनी फास्ट तुम कर सकते हो। r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर माइनस 2rs pq 4pq cos थीटा। देखना समझ आया क्या? ये मैंने बहुत तेज लिख दिया। ठीक है, आ गया। सीधा माइनस करो बेटा, यही आएगा, नीचे वाला प्लस बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अपना लास्ट क्वेश्चन आज का, 1 डे इन स्टिल वाटर। मान लो मैं एक मोटरसाइकिल चला रहा हूँ नॉर्थ की डायरेक्शन में। मोटरसाइकिल मैं अच्छी है मेरे को। नॉर्थ की डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ 30 मीटर पर सेकंड से। आई रियली होप कि तुम्हें पता हो ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, इधर वेस्ट होती है, ये भी पता था क्या? यस ये भी पता है, फिर तुम्हें इधर ईस्ट होती है। सर वेस्ट ईस्ट नहीं पता सर, वो पता है मेरे को, बड़ी आसान ट्रिक पता है इसको याद करने की। मैं तो ऐसे याद रखी, पता क्यों? जैसे बंगाल अलग है, कल ही बताई न्यूज।
एक छोटी सी बच्ची ने बताई थी मुझे। जी न्यूज़। फिर ये बस इसमें नॉर्थ साउथ तो पता लग जाता है, वेस्ट और ईस्ट में मैं तो बताता हूँ, मैं तो ऐसे याद रखी है न्यूज। वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल, बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल इधर पड़ता है, बंगाल तो इधर ले इधर वेस्ट है। वो ये भी भूल गया मैं। ये क्या बताया तुम? बंगाल ये देसी ट्रिक है। अच्छा आगे, मैं अपना आराम से मोटरसाइकिल चला रहा हूँ इधर की तरफ 30 मीटर पर सेकंड से, आराम से चिल, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्या हुआ, इधर की तरफ ना हवा चल रही 50, हवा चल रही 50 मीटर पर सेकंड से। मैं कहाँ जाऊंगा? मैं कहाँ जाऊंगा बेटा? हमें ना अभी कुछ नहीं पता है ना, मैं कहाँ जाऊंगा? आगे जाता 30 से बिल्कुल चिल आराम से अपनी एक्टिवा या बाइक लेके आराम से चल रहा था, इधर हवा चलने लगी 50 मीटर पर सेकंड से। जाऊंगा कहाँ? स्ट्रेट इधर या बीच में से? 50 की तरफ। 50 की तरफ। हाँ। बताओ क्यों? बड़ा है, 50 ज्यादा है। मुझे ये पता, और आएगा कितना है रिजल्टेंट बता सकते हो? हाँ मेरे को पता है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। और 90 वाले में मैंने फॉर्मूला लिखवाया था रिजल्टेंट का, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देख सकते हो? यस। है ना? ये कितना आ जाएगा? 30 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर, 900 और 2500, 2500 कितना बन जाएगा? 3400। जो भी बनेगा बेटा 10 रूट 34। इसका तो आंसर पता ही होगा तुम, है ना? होशियार बच्चे तुम। आंसर तो मेरे ख्याल से ये मैंने तुम्हें पूरा का पूरा वेक्टर एडिशन का निचोड़ करा दिया। इसके अलावा अगर तुम पूछो बेटा और कुछ भी वेक्टर एडिशन में लगता है, मैं तो तुम्हें क्लास 12 के एंड तक ले गया, फिर खींच के लाऊं वापस, मैग्नेटिज्म तक खींच के लेगा और फिर वापस खींच के लाऊं तुम्हें वापस, फिर से वापस लाके यहाँ पे। अच्छा एक चीज रह गई, मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट वगैरह तो कल करेंगे, ठीक है? पहले दिन हमने क्या करा? बेसिक वेक्टर होता क्या है, और फिर बीच में पढ़ा टेंसर। टेंसर याद है किसी को? बस क्यों याद है? आता कल के कल ही भूल जाना। बस ये याद रखना, टेंसर क्वांटिटी कौन सी होती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया और स्ट्रेस। बस फिर मैंने तुम्हें बेसिक ऑफ वेक्टर बताया। आज मैंने तुम्हें बताया कि रिजोल्यूशन क्या होता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखे कि पुश और पुल क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन पे किस वेक्टर के रिजोल्यूशन, किस वेक्टर के हमें कंपोनेंट लेने होते हैं, ये पता लगा। क्या पता लगा हमें? उसके बाद हमने एडिशन के 3 मेथड देखे। सबसे पहला सबसे पहले सीखा ट्राइंगल लो, फिर पैरेललोग्राम लो। दोनों में कोई फर्क है? सेम। फिर हमने सीखा पॉलीगन लो। पॉलीगन लो क्या कहता है? 2 वेक्टर हो तो उनके पास चले जाओ, 3 वेक्टर हो तो मेरे पास आ जाओ, 3 या 3 से ज्यादा, ठीक है? 3 या 3 से ज्यादा हो तो वो कहता है कि सारे वेक्टर को एक पॉलीगन की शेप में जोड़ दो और रिजल्टेंट क्या होगा? इनिशियल से फाइनल पॉइंट। क्या हमने थोड़ा सा वो भी देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है ना? छोटे 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 वेक्टर बनाते जाओ, उसको स्टार्टिंग से एंड तक ज्वाइन करो तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। यहां तक हमें बात समझ आ गई। उसके बाद सीखा सब्ट्रैक्शन। क्या सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज होती है या वो एडिशन ही है? एडिशन है। हमने तो एडिशन से अपना जुगाड़ करा और अपना हमने न्यू चीज बना ली कि जब भी हमने 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो एडिशन की हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद हमने थोड़े से क्वेश्चन किए और एक छोटी सी चीज के साथ मैं तुम्हें एंड करना चाहूंगा कि मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर तुम्हें याद हो तो कल मैंने बताया था क्या अगर मैं एक वेक्टर से स्केलर को मल्टीप्लाई करूं आंसर क्या आता है? वेक्टर। क्या याद है किसी को? यस सर। अगर मैं वेक्टर से स्केलर को मल्टीप्लाई करूं तो आता है वेक्टर। इसमें थोड़ी सी चर्चा और करना चाहेंगे, फिर इसको छोड़ते हैं। तो यहां लिखूंगा मैं हेडिंग, इसको कंटिन्यू कल करेंगे लेकिन थोड़ा सा दिमाग खराब करके चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन बाय स्केल। रात को नींद नहीं आई, यही याद आता है। रुको, हेडिंग क्या लिखा है इसकी? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ठीक है, जो भी मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। अबे वेक्टर आगे नहीं लगता, ऊपर लगता है। मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, जैसे तुमने फॉर्मूला पढ़ा है F इक्वल टू M में, ये एक ही तो नहीं, एक नहीं बेटा, हर डायरेक्शन में घुस रहा है सर। इसकी भी ठीक है F। अच्छा हमें तो एक ही फॉर्मूला याद है, F इक्वल टू M में F वेक्टर यस इज इक्वल टू M A वेक्टर, M स्केलर वेक्टर। यस स्केलर वेक्टर, स्केलर M स्केलर। क्या मैंने एक स्केलर से एक वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या बना है? वेक्टर। यही तो कल बात कर रहे थे। तो हमने जो कल बात की बिल्कुल सही थी, है ना? तो इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। ए वेक्टर को अगर तुम k से किसी भी वेक्टर को k से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? एक न्यू वेक्टर बन जाता है। किसी भी वेक्टर को एक न्यू वेक्टर से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो या स्केलर से, वो एक न्यू वेक्टर बन जाता है। मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर k जो है वो पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा? वो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा b के जैसे।
अगर के हमारे पास नेगेटिव हुआ तो हमारे पास ये डिफरेंट डायरेक्शन में आ जाएगा। मतलब सुनो 5 न्यूटन लग रहा था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई 5 न्यूटन लग रहा था आई कैप की डायरेक्शन में। क्या पता आई कैप क्या होता है? एक्स एक्सिस। 2 से करा मल्टीप्लाई, क्या न्यू वेक्टर बन गया? कितना? 10 न्यूटन आई कैप। डायरेक्शन चेंज हुई? सेम डायरेक्शन से। बात समझ आ गई? अगर के मेरे पास पॉजिटिव था, जिसको मल्टीप्लाई किया वो पॉजिटिव था, तो डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम, लेकिन मैग्नीट्यूड हो गया चेंज। मान लो मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया, 5 न्यूटन आई कैप मल्टीप्लाई किया -3 से, तो कितना बन गया? -15 न्यूटन आई कैप। क्या चेंज हुआ? और मैग्नीट्यूड, दोनों चेंज हो गए। तो हमें याद रखना होगा, अगर वो स्केलर पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन रहेगी, अगर हमारे पास के नेगेटिव है तो डिफरेंट डायरेक्शन, या फिर मुझे लिखना चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। क्या यहां तक कोई दिक्कत है हमें? पक्का? तो ये हमारे पास आ गया। तो ये है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर। इसके साथ ही हम इस लेक्चर को करते हैं कंक्लूड, और फिर कल हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर की, जिसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।